तो हीट का हम लोग ने एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर किया है इससे पहले, जिसमें हम लोग ने मेन फॉर्मूला ये पढ़ा था कि टोटल हीट कितनी लग रही है कोई भी बॉडी गर्म करने में, उस बॉडी का मास, उस बॉडी को टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना है, उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हें दिया होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। बाद में एक हीट कैपेसिटी, देखो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बात एक ही है, पता चलो उसमें एग्जाम में उलझ जाओ आप, कुछ वर्डिंग बदल जाए, है ना। थर्मल मतलब हीट ही तो होता है भाई, है ना। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। मैंने क्या कहा था, एक अच्छा पेज लेना, प्लेन पेज, चैप्टर का नाम डालना, छोटी छोटी चीज़ें जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ बीच बीच में वो नोट करते रहो, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है वैसे डिस्कस। तो हीट कैपेसिटी थर्मल के बाद एक ही, तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी से, तो ये एक रिलेशन है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भाई यहीं से है ना, देखो ना, मतलब एक ही तो है ना फॉर्मूला, है ना। सी को इधर रखो तो एम डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, तो एक ही बात है। फिर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्यू बाई डेल्टा टी, यहाँ पे मास की ज़रूरत हमें नहीं होती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग ने पढ़ी थी, तो पता ही यार, के इक्वल टू 23 प्लस सी अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर डेल्टा टी जहाँ पर भी आ रहा है, जहाँ पर भी डेल्टा टी आ रहा है अगर वो सेल्सियस है तो सेल्सियस केल्विन बराबर ही हो जाता है, क्योंकि 273 वो रिड्यूस हो जाता है, डेल्टा टी है ना, T2 माइनस T1 है, तो वो हाँ, लेकिन ओनली टेम्परेचर हुआ तब एक बात अलग है, लेकिन डेल्टा टी है तो केल्विन में बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग ने पढ़ी थी कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हॉट बॉडी कितनी हीट लूज कर रही है, कोल्ड बॉडी कितनी गेन कर रही है। तो हॉट बॉडी के नीचे हीट का टोटल हीट वाला फॉर्मूला MC डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कैसे लिखोगे, T1 माइनस TF ही लिखोगे ना। तो 1 में आपको हॉट बॉडी देना है, 2 में आपको कोल्ड बॉडी देना, भाई इसका ध्यान रखना। 1 की तरफ हॉट बॉडी, तो क्वेश्चन में पढ़ लेना कहाँ पर हॉट बॉडी का, हमेशा लेफ्ट साइड में हॉट बॉडी दो, राइट साइड में कोल्ड बॉडी दो, बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद अगर कोल्ड बॉडी में एक और बर्तन अर्तन है तो प्लस बर्तन ऐड कर लो, या हीट बॉडी में बर्तन है, पहले से बर्तन में हीट बॉडी रखी हुई है, हॉट बॉडी रखी हुई है, तो बर्तन को हॉट बॉडी में ऐड कर लो। तो बर्तन के भी दो तरीके होते हैं, या तो आपका C डेल्टा टी आ जाता है, मतलब ओनली हीट कैपेसिटी दिया है तो C डेल्टा टी आ जाएगा, नहीं तो अगर स्पेसिफिक भी दिया है तो C डेल्टा टी मास भी ऐड हो जाएगा, क्या ही जा रहा है आपका। तो हमने इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे दिखे, बड़े इजी न्यूमेरिकल थे, छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन ही तो है, इतना ज़्यादा घुमाते नहीं है आपको, हीट में है ना बहुत ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, हो सकता है फाइनल टेम्परेचर पूछ ले तो वो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है, बहुत ज़्यादा घुमा फिर आगे नहीं आता चैप्टर। अभी तक के तो काफ़ी इजी चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्या, हीट बॉडी कोल्ड बॉडी से रिलेटेड, क्या ही जा रहा है आपका। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉट आयरन बॉल मास इतना इज एडेड इनटू, देखो ऐसे अंडरलाइन क्या करो, अंडरलाइन करना सीखो। कह रहेगा हॉट आयरन बॉल के लिए एक ये हो गई बॉडी मास की, ठीक है, ये और एक वाटर एक बॉडी है ना, 10 सेल्सियस का वाटर है, और हॉट आयरन का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। अब ये हॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हॉट बॉडी है, क्योंकि तुम्हें टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉल हमें चाहिए, तो यहाँ पे हॉट बॉल है, इसका मतलब ये हॉट बॉडी ही हुई, क्योंकि ऐसे कंपेयर नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि आयरन बॉल को तुम्हें टेम्परेचर नहीं दिया। अब आप कैसे बोलो सर कौन सी कोल्ड बॉडी कौन सी हॉट बॉडी, तो हॉट आयरन लिखा है ना, मतलब वो हॉट बॉडी होगी, यानी 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हॉट आयरन बॉल को किस में डाला, पानी में डाला, पानी का टेम्परेचर 10 सेल्सियस था, मतलब कोल्ड बॉडी था। द रिजल्टिंग टेम्परेचर फाइनल टेक 30 डिग्री आ गया। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉल, और स्पेसिफिक कैपेसिटी आयरन की ये दी हुई है एंड वाटर की ये दी हुई है। तो मैंने कहा बड़ा आराम से कर लेना चाहिए। MC1 T1 माइनस TF, है ना, हॉट बॉडी का ही है, इज इक्वल टू M2C2 TF माइनस T2, ठीक है ना। तो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें T1 देखो हीट कैलकुलेट दी टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉल, तुम्हें T1 चाहिए, तुम्हें TF दिया है, हाँ 30 दिया हुआ है, तुम्हें टेम्परेचर 2 दिया हुआ है कोल्ड बॉडी का, हाँ सर 10 सेल्सियस दिया हुआ है, तुम्हें फाइनल टेम्परेचर दिया है, हाँ दिया है 30 डिग्री। मास 1 दिया हुआ है, हाँ सर आयरन बॉल का मास दिया हुआ है सर। मास 2 दिया हुआ है, दूसरा वाली बॉडी वाटर है, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर एक और, जैसे यहाँ पे लिख दो, ये मेटल है ना, आयरन है ना, यहाँ लिख दो आयरन या हॉट आयरन, यहाँ पे लिख दो वाटर, ऐसे करके लिख दो, ताकि तुम्हें अब डेटा डालने में दिक्कत हो कि यहाँ पे वाटर का डेटा डालना है, यहाँ पर आयरन का डेटा डालना है ना, तो और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए डेटा को पुट करना, सिंप्लीफाई कर लेना, और क्या ही रह गया इसमें।
ठीक है। इस देखो अब यहाँ पे मेन चीज़ समझो भाई, तुम्हें किलोग्राम में दिया है, हाँ सर, वाटर किलोग्राम में, यहाँ सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किलोग्राम के हिसाब से ना, हाँ चलो आप क्या करो, चैन के साथ ले सकते हो, ठीक है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो, दोनों की स्पेसिफिक क्या अलग अलग है, ओके। इसकी दी है वाटर किलोग्राम पे ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हमारी यूनिट भी ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सर ये वाला इसमें हाइट है। ये भी तो कितना अच्छा। एक और मैंने फॉर्मूले में एक और कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। मैंने क्या कहा था, बहुत सारे फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। पावर में फॉर्मूले में एक जगह नहीं लिखा है क्या? तो लिख रहा है। हाँ, अरे बाद में लिखवाया तो ये पढ़ाते गए। सर पेपर ही लड़के थे वो। ठीक है, तो मैंने एक और चीज़ बताई थी, सारे फॉर्मूले। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो वापस मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैंने एक और बताया था कि भाई हीट का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क भी कह सकते हो, ठीक है ना। वर्क भी कह सकते हो, एनर्जी भी, एनर्जी सब एक ही बात है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ये सब। तो अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर mgh। बहुत सारे वर्क के फॉर्मूले आ जाएंगे। पावर इज वर्क अपॉन टाइम में वर्क के फॉर्मूले क्या लिखते हैं नॉर्मल इन जनरल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये भी एक वर्क का ही फॉर्मूला है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इक्वेट होती जाती हैं, आपस में जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे इक्वेट होती जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि एम सी डेल्टा टी, जैसे अगर हीट से ही कंपेयर करते जाएँ तो यहाँ पे एम जी एच भी ले सकते हो, क्योंकि एम जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। या एम सी डेल्टा टी को हम किसके इक्वेट कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने पर, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ये भी एनर्जी का फॉर्म है। या फिर एम सी डेल्टा टी को पावर इंटू टाइम में भी कर सकते हो, कि पावर इंटू टाइम मतलब वर्क होता है, वर्क फॉर्मूला पावर, भाई पावर फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर एम सी डेल्टा टी को और किससे इक्वेट, आई स्क्वायर आर टी से भी कर सकते हो। करंट में जो एनर्जी का फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला है, वायर कितना गर्म हो रहा है, हीट कितना जनरेट कर रहा है। तो ये सब ज़रूरत पड़ने पे ये सारी चीज़ें इक्वेट होती जाती हैं, डिपेंड करता है कैसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना, ये ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये सब मैंने कराया है, फिर भी मैं फटाफट कराए दे रहा हूँ। देखो वाटर इनिशियली एट 20 डिग्री, वाटर जो इनिशियली है वो 20 डिग्री में एट द हाइट ऑफ दिस मच 161.68 किलोमीटर अबव द ग्राउंड फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड टेकिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिस मच किलोग्राम के हिसाब से। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचिंग द, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचिंग द ग्राउंड। तो जब होता है क्या, पानी जब नीचे गिरता है, तो जब नीचे गिरेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पहले ऊपर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी किसी में भी तो कन्वर्ट होगी, वो कन्वर्ट होगी एक तरह से हीट में भी, किसमें कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। तो जो पोटेंशियल, क्योंकि टेम्परेचर पूछ रहा है ना, वो वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, मतलब जो फाइनल जो भाई पोटेंशियल एनर्जी है वही इसकी एक पॉइंट हो, जब आके नीचे गिरेगा तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में थोड़ी, ठीक है, हीट में, साउंड में। तो हमें हीट से रिलेटेड ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्योंकि हाइट है, वेलोसिटी तो है नहीं, हाइट है, तो हाइट का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ही किसके बराबर हो रही है, कहीं ना कहीं से हीट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी का ही पूछ रहा है वो, ठीक है ना, डेल्टा टी, ठीक है ना। अब डेल्टा टी को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पूछा है फाइनल टेम्परेचर, तो कोई दिक्कत नहीं ना। एम जी एच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, टी वन माइनस टी एफ, यही तो हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, एम काट सकते हैं कि वाटर तो वही है, ठीक है ना। और ग्रेविटी को तुम ले लो, 10 दिया हुआ, देखो ग्रेविटी 10, और हाइट 1.68 किलोमीटर है, ये नहीं चलेगा, किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है, इसको मीटर बदलना पड़ेगा आपको 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये सब बेसिक यूनिट आनी चाहिए। ये किलोग्राम तुम्हारा एसआई यूनिट है, किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है, ये सब मैंने लेक्चर दिए हैं आपको पहले ही, ठीक है ना। ये चीज़ समझो, तो 1.6 × 1000 करना पड़ेगा,
ये चीज़ समझो। एसआई सीजीएस का एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है, उसको देख लेना आप लोग। किलोमीटर तुम्हारी एसआई यूनिट नहीं है, मीटर एसआई यूनिट है, किलोग्राम एसआई यूनिट है मास में। ठीक है ना, ये सब चीज़ें बताने की अब ज़रूरत होनी नहीं चाहिए एकदम लास्ट मोमेंट पे। ठीक है ना। अब देखो सी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 4200 दिया हुआ है वाटर का, 4200 किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। और T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 20 था, माइनस फाइनल हमें नहीं मालूम है। अब यहाँ पर मालूम है क्या करो, सुन लो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा बताओ, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है कि इनिशियल ज़्यादा है? क्योंकि फाइनल यहाँ ज़्यादा होने वाला है। क्यों फाइनल ज़्यादा होने वाला है? क्योंकि जब स्ट्राइक करेगा वाटर इसमें पत्थर में तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमेशा ज़्यादा वाला लेना है। तो TF यहाँ लेना है और T1 पहले वो यहाँ लेना है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस लगा के चलना कि हम माइनस में करते क्या, बड़ा वाला यहाँ लेते हैं। अब तुम यहाँ दिमाग लगाना है, या TF लेगी T1 ले, ये दिमाग लगा के चलना है। तो TF माइनस T1 लेगी, T1 माइनस TF ले, जो ज़्यादा है। यहाँ पे कॉमन सेंस ये हो रहा है कि हाइट से जब गिरेगा वाटर तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो TF ज़्यादा है तो -20T। तो डेल्टा T का मतलब यही हुआ ना, फाइनल टेम्परेचर है इनिशियल, या इनिशियल माइनस में कुछ भी ले लो। ठीक है ना, तो इस चीज़ का कॉमन सेंस लगाना। पहले कौन सा रखना है, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे लॉजिकली ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि पानी गिरेगा तो हीट बढ़ेगी। कोई भी चीज़ गिरती है ना तो इसमें हीट बढ़ आती है। तो आपके क्या 4200 यहाँ पे क्या कर लेना है, देखो यहाँ पर खुश हो जाओ तुम ज़रा। क्यों खुश हो जाओ कि यहाँ पे 0 वाले नंबर मिल गए मल्टीपल 10 के, तो 2 0 काटने से 2 डेसिमल इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में अपोजिट चलता है, ये पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ ऐसे एक लिखते रहा करो, मल्टीप्लाई में डेसिमल अपोजिट चलता है, मल्टीप्लाई में डेसिमल अपोजिट चलता है। क्योंकि ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टाइम बचाने के लिए आपके, और करेक्ट वैल्यू के लिए भी, वरना गलती कर जाओगे। मल्टीप्लाई वैसे नॉर्मल तरीके से करोगे तो मल्टीप्लाई में डेसिमल अपोजिट चलता है और डिवाइड में सेम चलता है, लिख लेना। तो अपोजिट से मतलब 2 0 यहाँ काट रहे हैं तो 2 डेसिमल इधर आगे आ गया। तो ऐसे खुश हो जाया करो कि चलो यार तुम्हें तो मस्त नंबर मिल गए। अब 4200 नीचे लिया हो, यहाँ बचेगा TF -20। कितना हलवा है एक्चुअली देखा जाए तो, 2 0 कट गए। अब ये 42 ये जो दिया रहता नंबर वो रिड्यूसेबल होते हैं इन जनरल। ठीक है ना, तो 42 6 से कर लो आराम से, मेरे ख्याल से 6 7 था 42, 6 से कर लो, 4 से तो नहीं होगा, 6 से ही करो चलो, क्योंकि 6 से नंबर 42 पहचाना। और 7 से भी कर सकते हो, देखो ऊपर 7 भी हो रहा है ना, 7 से कर लो चलो। 7 6 42, यहाँ 7 2 14, यहाँ बचेगा छोटा सा 2, 7 4 28 24, फिर यहाँ प्लस आके 20 हो जाएगा, -20 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 7 6 था ना, सॉरी 6 बचा है। हाँ। अच्छा हाँ सॉरी, 6 1 था, 6 4 था, है ना, तो 4 आ रहा था, तो ये हो जाएगा 24 क्या फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, 24 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो तुम्हें फाइनल टेम्परेचर पूछा था, तुमको है ना, अगर पूछता डेल्टा T कितना रेज बाई होगा, वर्डिंग याद रखो, रेज बाई मतलब डायरेक्ट डेल्टा T, रेज बाई है या डिक्रीज बाई है, रेज्ड बाई है, मतलब डायरेक्ट डेल्टा T लिख दो, खेल खत्म, पैसा हजम। अब फाइनल इनिशियल टेम्परेचर पूछा है तो TF - T1 या T1 - TF लगाना पड़ेगा। तो छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाओ। तो देखा ना हमने कैसे फॉर्मूला mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी को हमने हीट से इक्वेट करा दिया। समटाइम काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² से हीट से ये कराना पड़ता है इक्वेट, mm काट दिया क्योंकि तो है तो वाटर ही ना, दोनों मास तो उतना ही है ना, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली हमें पढ़ना था फेज चेंज का। तो फेज चेंज का मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक ग्राफ में ले लेता हूँ, उस ग्राफ से हम बताएंगे आपको फेज चेंज कैसे क्या हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो अच्छा से ग्राफ ले लेते हैं, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो फेज चेंज ये वैसे पिछली बार ही मैंने बताया था, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ।
ठीक है ना। अब देखो ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है, टाइम 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 है, और हीट एनर्जी है, दोनों दोनों ले सकते हो, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पर देखो, कोई चीज़ तुम्हारी है ना माइनस डिग्री में थी, समथिंग सॉलिड मतलब माइनस डिग्री में थी, वो जा टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब मेल्ट में सॉलिड से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ के ज़ीरो हुआ जा रहा है। यहाँ पे देखो हीट लगी नहीं लगी, ये देखो पेंसिल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है टाइम या फिर हीट या कुछ भी हो सकता है, या तो टाइम हो सकता है कि 10 सेकंड लगे, ठीक है 10 सेकंड लगे। इधर टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि देखो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये टेम्परेचर वाला है ना ग्राफ में, देखो वाई वाला क्या है, टेम्परेचर वाला है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हीट लग रही है या फिर कह लो टाइम लग रहा है, कुछ भी एक ग्राफ ले लो, या तो हीट का देखो यहाँ पे हीट लगी इतनी लग गई, क्यों हीट लग गई, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा, ये देखो बढ़ा, ठीक है। बाद में क्या हुआ मालूम है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं, देखो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं, वही के वही है, यहाँ बी में वही है और सी में भी वही टेम्परेचर है, इसका मतलब यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, मेल्ट, और जब मेल्ट हो रहा है तो मेल्ट होने में भी हीट चाहिए, ये देखो हीट लगी ना यहाँ पर भी, देखो ना हीट तो लग रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यानी यहाँ मेल्ट यानी जब फेज चेंज होता है वहाँ पर भी हीट लगती है, टेम्परेचर बढ़ने में भी तो हीट लग ही रही है, लेकिन मेल्ट होने में भी हीट लग रही है, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, मेल्ट होने के बाद वापस टेम्परेचर बढ़ा, फिर बढ़ा भाई फिर बढ़ा, फिर हीट लगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब लिक्विड बन गया, तो लिक्विड को हम पिघला रहे हैं, मतलब लिक्विड को सॉरी नॉट पिघला रहे हैं, लिक्विड को हम उबाल रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच जाएगा, वहाँ से बॉयल होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हीट लगी या टाइम लगा या हीट लगी, फिर आगे क्या हो रहा है, बॉयल जब होता है तो बॉयल होने के बाद क्या होता है, वेपर बन जाती है, वो वेपर बनने लगता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, देखो टेम्परेचर वही है, डी में वही है और यहाँ पर ही वही है, ठीक है, ई यहाँ देना चाहिए, चलो ई में वही टेम्परेचर है। फिर क्या हुआ सर, यहाँ हीट क्यों लगी, हीट कहाँ गई यहाँ की सर, वो बॉईल होने में लगी है, वो फेस चेंज होने में लग गई, हाँ बॉयल होने में नहीं, फेस, फेस चेंज हाँ यहाँ पर वाटर से वेपर वेपर बन रहा है, फेस चेंज लग गई, ठीक है। वापस वो फेस चेंज होकर वेपर, और वेपर की टेम्परेचर बढ़ता चला गया, गैस का टेम्परेचर बढ़ता चला गया और यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, एक तो Q1 यहाँ हीट लगी, फिर Q2 यहाँ हीट लगी, फिर Q3 यहाँ हीट लगी, फिर Q4 यहाँ हीट लगी, Q5 यहाँ हीट लगी। कितनी जगह हीट लग रही है भाई, लेकिन कहीं कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं कहीं पर नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम पूरी टाइमलाइन ले लें मज़े से टाइमलाइन ये ले लें, जैसे कि हमारी कोई बॉडी -15 डिग्री में थी, कितने में थी, -15 डिग्री में थी, माइनस में थी भाई, माइनस में होता ही है ना। अब अगर आप देखो एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज में -15 हमने इसको गैस में रखा, हीट दी, तो हम हीट दे रहे हैं, तो वो हो गई 0 डिग्री, टेम्परेचर बढ़ा ना, वो हो गई 0 डिग्री, यहाँ पे हीट हमने दी। तो जो हीट यहाँ पर देंगे, तो कितनी हीट दी, जो तुम्हारा Q1 है कितनी हीट दी, mc डेल्टा टी, फॉर्मूला क्या है हमारा, mc डेल्टा टी, चलो ये mc डेल्टा टी लगा, Q1 यहाँ हीट लगी। फिर हम और हीट दे रहे हैं, जब और हीट दे रहे हैं तो ये अभी भी सॉलिड में था, क्योंकि 15 से ये सॉलिड में है, समझे, ये आइस है, 1 मिनट मान लो, ये सॉलिड में, अभी ये मेल्ट नहीं हुआ है, अभी 0 डिग्री आया है, अब यहाँ मेल्ट होगा, यहाँ क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, यहाँ लग रही Q2, लेकिन यहाँ मेल्ट हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ मेल्ट हुआ है 0 डिग्री ही है, 0 डिग्री ही में, लेकिन यहाँ पर अब बन गया वाटर, यहाँ सॉलिड था, यहाँ बन गया वाटर, लिक्विड बन गया, लिक्विड कह सकते हो आप, ठीक है ना, यहाँ बन गया लिक्विड। तो ये सॉलिड था, यहाँ पर भी सॉलिड ही था, यहाँ पर लिक्विड बना, लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड बना। तो यहाँ मेल्ट हुआ सर, टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सर, हीट लगी क्या, हाँ हीट लगी भाई, हीट लगी है ऐसे प्लस करके, ml हीट लगी है, एल मतलब हर एक का बॉडी का अपनी एक लेटेंट हीट होती है, फेस चेंज होने में जो हीट लगती है, जैसे MC हो गया ना, स्पेसिफिक वजह एल लेटेंट हीट होती है, ठीक है ना, बात समझ में। अब और हम गैस में रखे हुए भाई, हमने और गैस में रखा बॉडी, नहीं यार हम तो पूरा पेपर बना के रहेंगे, फिर और आगे गया, ठीक है, अब ये लिक्विड बन गया, अब ये टेम्परेचर बढ़ के समझो हमने 100 तक के पहुंचा दिया, समझो कितना तक पहुंचा दिया, 100 डिग्री तक के पहुंचा दिया, ठीक है, 100 डिग्री पहुंचा दिया, है लिक्विड, यहाँ पर भी है, अभी भी लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड ही है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, हीट लगी, तो क्या लगेगा, mc डेल्टा टी, है ना, हीट का यही फॉर्मूला है, कितनी हीट लगी, ठीक है।
अब और पिघला, और हम जब इसको गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल करने के बाद ये बन जाएगा वेपर। तो जब वेपर बनेगा, ये है 100 डिग्री अभी भी, लेकिन यहाँ फेस चेंज हुआ है, सिर्फ ये वेपर बना। क्या बना? वेपर। ये वेपर बन गया, गैस बन गया, ठीक है ना। तो सर टेम्परेचर तो बदला नहीं सर, क्या मतलब यहाँ हीट नहीं लगी? लगी है हीट लगी है, लेटेंट हीट लगी हुई, तो वापस एम एल लगेगा, लेटेंट हीट लगी है, ठीक है ना। फिर गैस को और हम ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो गैस समझो है गैस ही, लेकिन टेम्परेचर इसका बढ़ गया, समझो हो गया 150 डिग्री। क्या हो गया? 150। है गैस में, क्योंकि गैस के बाद गैस ही रहेगा, है ना। तो वापस से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, फिर से MC डेल्टा T देते। तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? MC डेल्टा T वापस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा आपकी बार। तो कितनी लंबी टाइमलाइन दे दी हमने, इतनी लंबी टाइमलाइन नहीं आती है, लेकिन हमने दे दी। देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 शुरुआत से माइनस से लेकर बिल्कुल गैस तक के हमने पहुँचा दिया। लेकिन हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए क्वेश्चन कि कोई 0 डिग्री में था लिक्विड, उसका टेम्परेचर 100 हुआ, बाद में अपने उसका फॉर्म गैस चेंज हुआ। तो इन तीनों बस MC डेल्टा T ml इसका है ना, ml। लिक्विड का। हाँ, क्या हो गया? MC डेल्टा T और ml, बस ये दो ही लगा फॉर्मूला, है ना, दो ही लगेंगे ना। 1 2, जब देखो 1 2 जब मारा ना, टेम्परेचर चेंज हुआ, फॉर्म चेंज हुआ, तो MC डेल्टा T ml, बस दो लग गया। तो कहीं से भी टाइमलाइन आ सकती है, मान लो वैल्यू को पुट करने में तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, है ना। तो बड़ी सी मैंने टाइमलाइन बता दी है। ये ग्राफ आया था एग्जाम में, वहाँ पूछेगा बताओ वहाँ पे कितना सेकंड लगे मेल्ट होने में, तो वो देख लेना कितने सेकंड लगे। अगर इस तरह आया कि ग्राफ रेट करना आना, जैसे आप 5 सेकंड है, यहाँ 15 सेकंड, आप बोलोगे सर 10 सेकंड लगे मेल्ट होने में। कितना लगा? 10 सेकंड लगा। बोलेगा अच्छा बताओ, अच्छा बॉयल होने में कितने सेकंड लगे, वो देख लेना। तब यहाँ 25 सेकंड है, यहाँ 29 सेकंड है, बोलोगे 4 सेकंड लगे सर, है ना। इस तरीके से कुछ भी आ सकता, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे मालूम है, क्यों ना इसके न्यूमेरिकल कर लिए जाए क्या, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस आता है। तो फॉर्मूले है ना, एक बार में दोबारा बाद में लिख लेना, तो जो संभाल के रखना, एक ही पेज में सारे फॉर्मूले हम लोग लिख लेंगे बाद में, ठीक है। चलो तो देखो, अब यहाँ पे देखो टाइम के हिसाब से दिया हुआ, कभी कभी हीट के हिसाब से देता है, यहाँ टेम्परेचर के हिसाब से ही। यहाँ इस टाइप ग्राफ में आएगा क्वेश्चन, हम कह रहे हैं आपसे, बहुत ईजी होता है। देखो स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग फेस चेंज से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, है ना। 15 सेकंड लग गए तुम्हें सिर्फ किसमें, मेल्ट होने में आइस को। फिर क्या हुआ, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस दी, एनर्जी दी, हीट दी, ठीक है, 100 सेल्सियस तक के पहुंचा दिया। देखो कितना सेकंड लगा, स्केल का है, स्केल लग के देख लो। यहाँ यही पूछेगा कहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना था, 15 था, और यहाँ पे कितना है, मेरे ख्याल से 25 है ना, ऐसे पॉइंट दो, 15 से 25 नहीं बैठे थे वो, सॉरी 35, वेरी सॉरी, 15 से मतलब 20 सेकंड लगे। हाँ। कितने लगे? 27 है ना, 20 सेकंड, 20 सेकंड लगे, है ना। तो शोविंग द चेंज टेम्परेचर विद द टाइम, लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्राफ। तो इसे ग्राफ ने बना रहा था, कह रहा है कि स्लैब ऑफ 0 डिग्री, स्लैब ऑफ आइस एट 0 डिग्री, आइस कितने 0 डिग्री में, आइस पहले से 0 डिग्री में है, तो कहाँ से टाइमलाइन उठा लोगे, आइस 0 डिग्री में है, तो यहाँ से उठा लोगे टाइमलाइन। सॉलिड है आइस 0 डिग्री में, यहाँ तो आइस माइनस में समझो, यहाँ 0 डिग्री में, तो पहली बार फेस चेंज हुआ, तो फेस चेंज ग्राफ कैसे दोगे, ऐसे दोगे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसे दोगे। और कह रहा टाइमिंग अपने हिसाब से दे देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आंसर का पार्ट है, तो टाइमिंग अपने हिसाब से तुम देना। यदि ग्राफ देगा तो आपको टाइम निकालना भी रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, तो इन्हें अपने हिसाब से दे देना है आपको। फिर बाद में क्या हुआ, फेस चेंज हुआ पहली बार में, तो यहाँ से स्टार्ट है ना, क्योंकि 0 डिग्री पहले से ही 0 डिग्री में था, आइस पहले कितनी थी, 0 डिग्री, तो 0 से डेफिनेटली पहले फेस चेंज होगा, क्योंकि सॉलिड में था। पहले क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, तो 0 to 0 जाएगा, बाद में 0 to 100 जाएगा, फिर 0 to 0, फिर 0 to 100, बाद में बॉयल होता जा रहा है, स्टीम बन रहा है, ठीक है। स्टीमर क्योंकि वाटर है ना, ये वाटर में और आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर का स्टीम 0 में बन जाता है और 100 में बन जाता है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अभी देखो ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द रिप्रेजेंट ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, फिर ये 0 में आया है ना, माइनस में हीट दी, फिर टेम्परेचर बढ़ा, 0 में आया, -10 से 0 है ना, टेम्परेचर बढ़ना हुआ, ठीक है ना, माइनस में नंबर है ना। तो ये क्या हो रहा है अब, क्योंकि ये सॉलिड में था, माइनस में मतलब सॉलिड में, तो ये क्या बन गया, लिक्विड बन रहा है,
तो ए भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट। ये भी क्या कर रहा है? मेल्टिंग कर रहा है। व्हाट डज पार्ट सी डी रिप्रेजेंट? सी डी अब डेफिनेटली यहाँ से 100 हो गया, बॉयल हो गया, टेम्परेचर 100 पहुँच गया, 100 के बाद डेफिनेटली वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो सी डी क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेपराइजेशन या बॉइलिंग कह सकते हो, या वेपराइजेशन कह सकते हो, बॉइलिंग। बॉइलिंग कह सकते हो एट 100 डिग्री। ठीक है। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ आइस फ्रॉम द ग्राफ? तो नेचर ऑफ ये हुआ कि आइस जो थी इनिशियली -10 डिग्री में थी, बाद में हमने उसको हीट किया, -10 से 0 डिग्री हुआ, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ा, अभी है सॉलिड में, उसके बाद और हीट दिया तो वो मेल्ट हुई आइस। यही सब कंक्लूजन निकालना है। मेल्ट हुई, फिर मेल्ट होने के बाद हमने और हीट दिया तो वो 100 टेम्परेचर तक के पहुंच गया, 100 तक के, बाद में बॉयल करके गैस बनने लगा। क्योंकि वापस ये देखो, ये सादी लाइन मतलब फेस चेंज, तो ये मेल्टिंग, ये बॉइलिंग, बस ये याद रखो। क्या ही जा रहा है आपका भाई, ठीक है ना। अब इसके न्यूमेरिकल देखो, अच्छा कोई डिफिकल्ट वाला ले लें क्या, मतलब ठीक ठाक। चलो ये वाला ले लें, 7th वाला डायरेक्ट, बाद में थोड़ा सा उससे भी कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेस चेंज वाले पे, हीट एनर्जी इज सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 400 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। तो फेस चेंज में क्या लगता है हमारा फॉर Q1 Q2 ऐसा लगता है, टोटल हीट, ठीक है। तो हीट एनर्जी इज सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ दिस, ठीक है। 0 डिग्री में आइस है, 0 डिग्री में आइस है, यानी कि 0 डिग्री में आइस है, तो पहले क्या बनेगा? लिक्विड, यानी पहला फेस चेंज होगा। तो पहले तो आ जाएगा तुम्हारा, अगर टोटल हीट की बात करें, यहाँ लिखो टोटल हीट, ये फॉर्मूला ऐसे ही ना, टोटल हीट इज इक्वल टू, तो पहला क्या लगा तुम्हारा? सॉलिड था, लिक्विड हुआ, है ना, सॉलिड था, आइस था ना, आइस वाला सॉलिड था। अब सॉलिड को तुम 0 डिग्री में ही है, माइनस में तो है नहीं। अगर माइनस में होता तो पहले टेम्परेचर चेंज होता। डायरेक्ट 0 डिग्री से दे दिया है, टाइमलाइन कहाँ से दे दी गई है? डायरेक्ट 0 डिग्री से दी, यहाँ से, और यहाँ पे हुआ, यानी पहला ml लग जाएगा। पहला क्या लग जाएगा? ml प्लस द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री इन 5 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, 0 डिग्री। अब आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, ठीक है, ml लगा दिया हमने ना, वाटर में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे, 5 मिनट लगे टाइम। कितना लगेगा? 5 मिनट लगेगा। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100? अब हमें 0 to 100 जाना है, टेम्परेचर फिर बढ़ा तो वापस MC डेल्टा T लगा देंगे, वापस क्या लगा देंगे? MC डेल्टा T, ठीक। अब ये थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें टाइम से दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पर लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट दी हुई, देखो यहाँ पर, तो तुम्हें निकालना है क्या? हाउ मच टाइम। तो पहले टोटल हीट निकाल लें, क्या निकाल लें? टोटल हीट पहले निकाल लें हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करें, फटाफट टोटल हीट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो भाई मास तो वही है पूरे में, है ना, क्योंकि वही आइस, वही वाटर है, तो m को कॉमन बाहर निकाल लो इन दोनों से, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। यहाँ बचा L, m बाहर, तो यहाँ बचा C डेल्टा T। अभी टाइम पर आ जाएंगे, घबराना नहीं। तो चलो, मास कितना दिया हुआ है? 400 ग्राम। पहले ये देख लो स्पेसिफिक कैपेसिटी किसमें दी हुई है, ग्राम में दी ना, टेंशन नहीं है अब टेंशन नहीं, ये जरूर रीचेक किया करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हमारे पूरे सीरीज में 3 टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट हीट निकालना हुआ MC डेल्टा T, फिर एक तुम्हारा ये वाला था हॉट बॉडी प्लस कोल्ड बॉडी वाला, फिर प्लस एक ये था कि 2 फॉर्मूले का आपस में इंटरकनेक्शन, ये चौथा टाइप का है। बस ये 4 टाइप के ही मेनली आते हैं, ठीक है ना। तो M दिया हुआ है 400 ग्राम, लेटेंट हीट दी 336, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2, है ना, और डेल्टा T कितना हुआ है? 100, 0 से 100 है ना, तो 0 100 मतलब 100 हो गया ना पूरा पूरा, ठीक है ना। तो टोटल हीट निकाल लो पहले, टोटल हीट इस तरह QT लिख दो यहाँ पर। तो इसको क्या करना, 2 0 पीछे गए तो 2 जब आके जाएंगे 420 हो जाएगा, है ना, 336। ये सब आना चाहिए भाई, खेल ये आना ही चाहिए, तभी तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे, बिना कोई गलती भी नहीं होगी, और टाइम तो वह बहुत ज़बरदस्त बच रहा है ना। 2 0 काटे, 2 डेसिमल इधर ले जाओ, तो 4 पॉइंट इधर गया, फिर एक और जब मारोगे देख 0 और बढ़ जाएगा, है ना।
ये सब चीज़ें ध्यान रखो। तो इन दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा? नहीं टी है ना, अच्छा वो 336 है। रिलेटिव हीट है, हाँ इन दोनों को प्लस करो। हाँ तो 653 657 5 7, तो ये हो गई टोटल हीट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो टाइम तुम्हें निकालना है, तो टाइम के लिए दो तुम ग्रुप बना दो क्योंकि तुम्हें टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो बाद में तुम्हें टाइम निकालना है तो टाइम का तुम्हें को यूनिटरी मेथड से कर देना, यहाँ लेना हीट, यहाँ लेना टाइम। कह रहा है कि 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड लगे आइस को मेल्ट होने में, मतलब इतनी हीट लगी। कितनी हीट लगी m/L कैलकुलेट कर लेना, m/L यह आ जाएगा तुम्हारा। इतनी हीट लगने में 300 सेकेंड लिए, तो बताओ m3 डेल्टा टी जो टेम्परेचर बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो टेम्परेचर के नीचे मतलब हीट के नीचे हीट, इसका अलग निकाल लेना। कॉमन तुम इस क्वेश्चन में कॉमन ना लेते ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि हमें ml की अलग चाहिए थी, m3 डेल्टा की हीट यहाँ पे अलग चाहिए थी, ठीक है ना। कि ml में हीट जो लगी उसमें कितना टाइम लगा, तो m3 डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में हमें कितना टाइम लगेगा एक्सलेट कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, आंसर सेकंड में आएगा। तो बाद में क्या तुम चाहो तो यहाँ पे 5 मिनट भी ले सकते हो, छोड़ो 300, आंसर मिनट में आ जाए, क्या ही जा रहा है आपका। तो 5 मिनट ले लो कि इतनी हीट को इतना मिनट लगे, इतनी हीट को कितने मिनट लगेंगे। इतनी हीट से मतलब ml के लिए कितना मिनट लगा, 5 मिनट लगा ना, बोला गया ना कि कन्वर्टेड इनटू वाटर मतलब और फेस चेंज होने में 5 मिनट लगे। तो वही दो ग्रुप बना लो, यहाँ लिखो हीट, यहाँ लिखो टाइम। फेस चेंज होने में जो हीट लगी कितना, 5 मिनट लगे। तो बताओ m3 डेल्टा में जो हीट लगी कितने मिनट लगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे कॉमन मत निकालना क्योंकि हमें यहाँ पर ml और m3 डेल्टा की रिक्वायरमेंट थी आगे चलकर, ठीक है। तो आंसर आपका सही आ जाएगा। खैर ये इतना मज़ेदार क्वेश्चन नहीं लगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फेस डिफरेंसेस से काफ़ी हद तक की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। फेस डिफरेंस से काफ़ी हद तक की चीज़ें हो रही हैं फेस चेंजेस के लिए। देखो कह रहा है आइस कहाँ पर है, -10 पर है भाई। आइस कहाँ पर है, -10 पर है। हीट कर रहे हैं, हीट होल इट्स वेपराइज। कब तक की हीट कर रहे हैं, वेपराइज होने तक के। ये तो बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है ना। यानी -10 से आए, -10 से 0 बनेगा, पता ही है ना हमें। फिर 0 से 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो m3 डेल्टा टी लेंगे, यहाँ पे ml लेंगे। कह रहा फुल्ली वेपराइज, फिर वापस 0 से 100 जाएगा। अभी भी वाटर है क्योंकि 0 से 100 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। लिक्विड तो बन गया यहाँ पे लिक्विड बन गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वापस m3 डेल्टा टी लगेगा, वापस m3 डेल्टा टी लगेगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि वेपोराइज, अब वेपोराइज का ले लो तो फिर से 100 हाँ 100 ले लो यहाँ पे, फेस चेंज हुआ है ना। यहाँ पे वापस फेस चेंज हुआ, फिर वो ml ले लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई बात। क्या हो रहा है सुनो, -10 पे आइस थी, कह रहा है कि फुल्ली वेपराइज। आखिरी तक तुम्हें दे दिए लिंक, आखिरी कड़ी दे दिए, फुल्ली वेपराइज हो गई है। फुल्ली वेपराइज में वाटर है अगर तो वो 100 ही लेंगे आखिरी वाला। देखो -10 से 0 में गया, 0 से 0, फिर 0 से 100, 100 से 100, समझिए ना। -10 से 0, m3 डेल्टा टी 0 0 ml, 0 से 100 m3 डेल्टा टी, वापस 100 से 100 क्योंकि वेपराइज भी करना है क्योंकि हमें। तो ये कड़ी याद रख लो भाई, ये मतलब 50 नंबर का आता है क्वेश्चन भाई, और कितना हलवा है। तो बोल रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, टोटल हीट का फॉर्मूला लगेगा। अब जो भी पूछ ले, पूछ कुछ भी रहे बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो टोटल हीट की, टोटल हीट कितनी लगी या टोटल हीट का फॉर्मूला लग रहा है। तो Q टोटल इज इक्वल टू, पहला लगा m3 डेल्टा टी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, फिर फेस चेंज हुआ ml, फिर देखो दोनों में जब फेस चेंज हुई दोनों की लेटेंट हीट अलग अलग रहेगी, LL अलग अलग रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। ml वापस m3 डेल्टा टी क्योंकि वापस टेम्परेचर बढ़ा, है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -10 0 मतलब अभी सॉलिड में ही है, फेस चेंज हुआ मतलब अब ये लिक्विड बना, लिक्विड वाला टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विड में ही है, फिर वापस गैस बना, ठीक है ना। m3 डेल्टा टी ml, m3 डेल्टा टी ml, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ क्या आ रहा मालूम है,
हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, हाँ टोटल हीट ही पूछ रहा है। और ये सब जो फेस चेंज के डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आएंगे, टोटल हीट का ही डायरेक्ट आ जाता है। तो टोटल हीट पूछ रहा है, जब टोटल हीट पूछ रहा है तो बॉडी तो वही है, सिर्फ एक ही बॉडी, तो एम तो बाहर निकाल ही सकते हो आप कि मास तो वही है ना, कॉमन बाहर निकाल लो, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पर। सी डेल्टा टी प्लस एल प्लस सी डेल्टा टी प्लस एल प्लस एल। तो एम देखो कितना है, 1 किलोग्राम है। पहले देख लो नीचे रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑल ये सब दिया हुआ है ना, देख लो अगर ये तुम्हें मास किलोग्राम में दिया है तो सब किलोग्राम में ही है ना, हाँ सर किलोग्राम में, हाँ सर किलोग्राम में, हाँ सर किलोग्राम में, हाँ सर किलोग्राम में। ठीक है, देखो जब वो ml जब वो वाला बनता है आइस से लिक्विड, ये चीज़ याद रखना, आइस से लिक्विड बन रहा है तो उसमें बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये याद रखना। क्या लगते हैं? फ्यूज़न वर्ड आता है जब आइस लिक्विड होता है। हाँ, यहाँ पर जो एल होगा फ्यूज़न वाला रहेगा। ठीक है ना, लेटेंट फ्यूज़न ऑफ आइस देखो दिया हुआ ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस दिया है ना, पूरा आइस वर्ड है। ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, देखो यहाँ स्टीम वर्ड दे दिया गया है, यानी ये वाला एल क्या है, स्टीम वाले के लिए है। ठीक है, दोनों एल अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों एल अलग अलग दिए हुए हैं। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट का ये इसका सी भी अलग दिया हुआ है, ये वाला सी अलग दिया हुआ है। ठीक है ना, आइस का सी अलग दिया हुआ है और वाटर का सी अलग दिया, ये वाला सी अलग दिया हुआ है, लिक्विड का सी अलग दिया हुआ है। तो अब ये मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मुझे लगता नहीं है। तो सब कुछ किलोग्राम में है तो बाहर 1 मास में 1 ले लेंगे, तो बाहर 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, 1 से मल्टीप्लाई सब में वही होगा ना वाला। तो डायरेक्ट ब्रैकेट खोलो और ये वाला सी डालो, ये वाला सी क्या है, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये वाला, पहला वाला सी। ये 336 देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कहाँ है? 336 नहीं भाई, ये फ्यूजन लेटेंट हीट है, आइस की चाहिए ना आपको? आइस की चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 इंटू 10 की पावर 3, तो 2.1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। तो पहले में डेल्टा टी कितना हो, 10 हो रहा है ना, डेल्टा टी कितना हो रहा है, 10 टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटू 10। ठीक है, तो ब्रैकेट छोटे छोटे लगाते जाओ। माइनस नहीं लेंगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, डेल्टा टी में माइनस बिल्कुल नहीं, जहाँ पर डेल्टा टी या डेल्टा का मतलब ही वही होता है, बदलाव सिर्फ जैसे ब्रैकेट ले लो क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। अब ये जो फिर एम एल लग रहा है क्योंकि एम एल में हम कॉमन ले रहे हैं, एल ये कौन सा एल है, फ्यूजन वाला, आइस वाला है ना, आइस वाला लेटेंट हीट, आइस वाला लेटेंट हीट ये देखो, लेटेंट हीट ऑफ आइस ये 333 इंटू 10 की पावर 3, 336 इंटू 10 की पावर 3, समझ गए ना। ये एल ले रहे हैं हम लोग, 336 इंटू 10 की पावर 3, ब्रैकेट बांध दो भाई, ब्रैकेट रख दो। ठीक है, एल का काम खत्म, प्लस ठीक है ना। अब ये लिक्विड क्या है, वाटर का है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर देखो नीचे ये वाला 4.2 10 की पावर 3। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था यार, यही क्वेश्चन कर लेना बस, देखना काम तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। 4.2 3 इंटू डेल्टा टी भी था, सॉरी मल्टीप्लाई करो इंटू डेल्टा टी, कितना 100 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 0 से 100 हो रहा है, यही वाला एम सी डेल्टा टी ले रहे हैं ना, तो डेल्टा 0 100 हो रहा है आपकी बार, इंटू 100 तो ले लो यहाँ पर, फिर ब्रैकेट बंद करो। ठीक है ना, फिर प्लस, अब यहाँ पे जो एल लोगे स्टीम वाला लेटेंट हीट लोगे, है ना, स्टीम का लेटेंट हीट 2268 ये 2268 इंटू 10 की पावर 3, 2268 इंटू 10 की पावर 3। बड़ा मस्त में क्वेश्चन हमारा बन गया, बड़ा ब्रैकेट में। ठीक है, कुल मिला के बात क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। अब इसका सर शॉर्टकट तरीका हो सकता है क्या कुछ? 10 की पावर 3 इसमें भी है, 10 की पावर 3 इसमें भी है, 10 की पावर 3 इसमें भी, 10 की पावर 3 इसमें। 10 की पावर 3 बाहर निकाल लो ना भाई, है ना, सभी में है, सभी ग्रुप में 10 की पावर 3 है। तो एक काम करते हैं 10 की पावर 3 बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट को, यानी अब बचेगा अंदर 2.1 इंटू 10, है ना, इजी हो गया ना, प्लस 336 ऐसे ब्रैकेट लगाते हो, प्लस 4.2 इंटू 100, हाँ कर देंगे,
प्लस 2268। नहीं कॉमन बाहर निकालना आ रहा है तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व। और सुन लो एग्जाम में है ना, जैसे बहुत बड़ा जैसा लग रहा है सिंप्लीफाई करना, यहाँ तक छोड़ दो और आगे तुम करो पेपर। जब लास्ट में टाइम बचे तब आके यहाँ पे इसको सॉल्व। ये सब थोड़ा दिमाग रखो, पता चले इसी में उलझ गए, आधे क्वेश्चन तुम्हारे छूट गए। क्योंकि तुमने यहाँ पे 90% काम तुम्हारा हो गया, तुम्हारा सिर्फ लेबर वर्क बचा है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के। बाकी लॉजिक वॉजिक 3 या 4 नंबर के 4 में 3 तो यहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो कितने आराम से हमने सबने देखा कॉमन क्या क्या। अब देखो कितना इजी हो गया है। 10 और 3 बाहर लेके चलेंगे। देखो 2.1 इंटू 10 भाई डेसिमल है, मल्टीप्लाई में क्या बताया था, 0 ऐसे कट रहा है तो डेसिमल इधर जा रहा है, 21 हो रहा है, प्लस 336 प्लस। अब देखो 4.2 2 0 काटेंगे 1 2, तो जब उधर जाएगा तो 420 हो जाएगा, 1 0 और एक्स्ट्रा आ जाएगा ना 420 प्लस। देखो कितना बड़ा जैसा लग रहा था और कितना मतलब खाली प्लस ही प्लस बचा है ना। लास्ट में सब प्लस करके इंटू 10 की पावर 3 में आंसर दे दो बस, और यहाँ पे जो भी नंबर प्लस करके आ जाए बस इतना ही कर देना काफ़ी है। 10 की पावर 3 दे देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको हाँ जो भी प्लस करके यहाँ पे वो नंबर लिख देना यहाँ पर, और आगे दे देना जूल, ये लिखना जरूरी है। कहाँ ओनली जूल, टोटल हीट है ये, टोटल हीट मतलब जूल ओनली। बस ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, ये काफ़ी है फेस में। और एक ग्राफ वाला कर लेना, ग्राफ से पूछा जाता है बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। बस इतना काफ़ी था हमारा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि जहाँ पर है दो बॉडी को मिक्स भी कर रहे हैं और टेम्परेचर तुम्हारा चेंज भी हो रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी प्लस फेस चेंज वाला दोनों मिक्स करके आता है क्वेश्चन ये वाला। इसको बिल्कुल एकदम कर लेना भाई, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब ऑफ आइस दिस मच ग्राम एट 0 डिग्री। 0 डिग्री भी पहले से ही है, टेंशन नहीं है, एक फेस हमारा बच गया ना माइनस से 0 आने में, डायरेक्ट 0 से स्टार्ट करना है लेकिन सॉलिड में, आइस मतलब सॉलिड में। एडेड इंटू 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये दो बॉडी को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिख दो हॉट बॉडी। हॉट बॉडी क्या है, आइस, ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, आइस इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी। आइस नहीं, ये वाटर है हॉट बॉडी ना, क्योंकि वाटर 30 में है, ये 0 में है। कोल्ड बॉडी ये आइस है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लिखना ज़रूरी था। अब देखो कह रहे कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन होल ऑफ आइस क्यूब इज मेल्टेड, ठीक है ना। तो भाई हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या लगता है हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी का, M1C1 ब्रैकेट में T1 माइनस TF फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू M2C2। अब कोल्ड बॉडी में क्या लग रहा है, आइस का, आइस जो पिघल रही है, आइस क्या हो रही है यहाँ पर मेल्ट हो रही है, होल आइस क्यूब हैज मेल्टेड। तो यहाँ पर MC डेल्टा T कोल्ड बॉडी आइस के लिए MC डेल्टा T नहीं लगेगा, यहाँ पे ओनली ML लगेगा। ये चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, ओनली फेस चेंज हुआ है ना, आइस जो हुआ है, आइस का टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, क्योंकि जो आइस ने कितनी हीट दी है, आइस की हीट जस्ट मेल्टेड हुई ना। अब देखो कोल्ड बॉडी में ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आइस क्या हुई, एक तो ML दिया उसने, आइस ने अपना फेस चेंज वाली हीट इसकी गई क्योंकि मेल्ट हुई ना। कह रहे हैं कि देखो आइस मेल्ट हुई, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। फिर टेम्परेचर, आइस तो पूरी पिघल कर वो जो आइस वाटर बनी है तो वो उसका टेम्परेचर ही बढ़ा है। एक और समझ गए ना, फेस भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ा है, प्लस टेम्परेचर ही बढ़ा है, तो प्लस MC डेल्टा T में देना पड़ेगा। आइस वाटर बना, वाटर बनने के बाद उसका भी टेम्परेचर 0 नहीं रहा है, कुछ बढ़ा है टेम्परेचर, हो सकता है 0 रहा है तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पे MC डेल्टा T भी देना पड़ेगा। तो कोल्ड बॉडी यानी आइस ने तुम्हें क्या क्या दिया, एक तो ML दिया, एक फेस चेंज होने वाली हीट लगी यहाँ पर और टेम्परेचर बढ़ने वाली हीट लगी। वाटर तो वो MC डेल्टा T ही है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डेल्टा T को डाल दो, T फाइनल माइनस T2, ओके। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जहाँ पे यहाँ तो हॉट बॉडी थी वाटर, वाटर के लिए हमने डाल दिया MC T1 माइनस TF, ठीक है ना, TF, ठीक है। लेकिन कोल्ड बॉडी से हीट कितनी मिल रही है हमें, कोल्ड बॉडी एक तो फेस चेंज होने वाली हीट, वाटर की जो वाटर की हीट, गर्म पानी की हीट, एक तो वो आइस को पिघला रही है ML, प्लस
उस अब जो ml हुआ है, जो पानी बना है, जो वाटर पानी बना है, उस पानी का टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, MC डेल्टा T भी हो रहा है। हाँ। ठीक है ना, ये चीज़ें लगेंगी। अब क्या करो, फॉर्मूला डालो M1, देखो वाटर कहाँ है, इसलिए यहाँ पे हॉट बॉडी इन लिख दो वाटर, ताकि हम यहाँ पे जब डेटा डालें तो वाटर का ही डायरेक्ट देख लें। देखो वाटर कितना है, 200 ग्राम, पहले देख लो सब कुछ ग्राम में दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में, टेंशन वाली बात नहीं है, ग्राम में ही रहेगा हमारा। तो 200 ग्राम वाटर इंटू C1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी दी गई है, 1 कैल में दी गई है। तो 1 कैल को किसमें बदल लोगे, इसको बदल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी भाई, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही फॉर्मूले में लिख दिया था कि 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। देखो ये पहले लिख दिया था, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहो। यानी 4.2 ही लेंगे हम लोग 1 कैल की जगह, 4.2 बस, ठीक है ना। फिर T1 वही वाटर का टेम्परेचर कितना था, 30 था, और TF हमें नहीं पता, TF ही तो पूछ रहा है, अब आ जाओ ml, मास कितना है आइस का, 30 ग्राम। यहाँ पे आइस देखो, यहाँ पे क्या लिखा है आइस, यानी यहाँ पे मास प्लस जो भी लेंगे आइस का लेंगे, ठीक है ना। तो आइस का कितना है, 30 ग्राम है। 30 इंटू लेटेंट हीट कितनी है, 80 कैल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वर्ड होगा आइस, 80 कैल मतलब 80 देखो यहाँ पर देखो 1 कैल था, 1 कैल मतलब 1 इंटू 4.2, बात समझे ना, समझे। तो 1 इंटू 4.2 ओनली 4.2 आ गया था। यहाँ पे 80 कैल है, 80 कैल मतलब 80 इंटू 4.2, ये याद रखोगे, ठीक है ना, याद रखना है। 316। तो 80 इंटू 4.2 जो बन गया जूल पूरा, समझ गया ना एल। फिर बाद में क्या प्लस, ये प्लस चेंज हो रहा है, मतलब एक और टर्म आ रहा है ना। अब M2 में देख लो, और आइस कितनी थी, 30 है ना आइस, ये भी आइस है, ये भी आइस है, आइस तो 30 है ना, 30 है। अब यहाँ पे जो सी लोग, क्योंकि आइस क्या बन रहा है, ये वाटर बन रहा है, आइस क्या बन रहा है, वाटर, तो ये वाटर की ही लगेगी तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर सी है, लेटेंट हीट थोड़ी ना, एल थोड़ी ना है, तो ये क्या बन गया है, ये वाटर बन गया ना आइस। जब ये वाटर अगर अलग से नहीं दिया हुआ, कभी कभी देता है अलग से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी दे देता है लेटेंट हीट के अलावा भी, लेकिन यहाँ पे वाटर का ही लेना है। कितना है वाटर का, 1 कैल मतलब वही 4.2, 1 इंटू 4.2, 4.2 इंटू 4.2। TF हमें पता नहीं है, और T2 यानी कि आइस का, आइस वाली बात हो रही है ना, टेम्परेचर 2 कितना है, 0 डिग्री है ना, तो 0, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहले तो भाई क्या करो, एक यहाँ बढ़ा के एक 0 हटा दो, टेंशन खत्म हो जाए तुम्हारी। 20 इंटू 42, 40 यहाँ 30 माइनस TF, यहाँ पर एक 0 हटा के एक ऐसा डेसिमल को ये कर दो, तो टेंशन तुम्हारी खत्म करो। पहले डेसिमल वाली, पहले डेसिमल वाली टेंशन खत्म कर दो, ऐसे ब्रैकेट मार दिया करो, अगर टर्म तुम्हारा प्लस माइनस में बाद में आ रहा है। यहाँ पर भी एक ऐसे करके एक ये कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 42, 3 इंटू 42। अब देखो TF माइनस 0 मतलब ओनली TF हुआ ना, TF माइनस मतलब ओनली TF हुआ, इंटू TF कर लो सिर्फ, ओके। अब हम क्या करेंगे, चलो तेज़ी से। अच्छा, एक बहुत अच्छे तरीके तुम्हें सिंप्लीफिकेशन समझना है। देखो इस पूरे टर्म में 42 है, इसमें 42 है, बीच में प्लस है, इसमें भी 42 है, तो 42 बाहर आ जाएगा ना, बात समझे नहीं समझे। तो 42 42 40 बीच में प्लस है ना, इसलिए दोनों 42 पकड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर ही 42 है, ये एक टर्म है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, अंदर छोड़ दे, ब्रैकेट के अंदर क्या है छोड़ दे, 1 2 और ब्रैकेट मल्टीप्लाई मतलब एक टर्म हुआ, फिर ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, तो 42 बाहर आ रहा है, तो 42 बाहर लेंगे, मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बता रहे हैं, नहीं तो तुम सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। इक्वल टू 42 बाहर लेंगे, बड़ा ब्रैकेट ओपन करो, 30 इंटू 8 बचा, 42 बाहर, फिर प्लस 3 इंटू TF बचा, है ना 42। अब देखो 42 यहाँ इस ब्रैकेट से पूरे पूरे मल्टीप्लाई है ना, यहाँ मल्टी तो 42 कट जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ढूंढा करो कॉमन 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 क्या मिल रहा है, ठीक है ना। बीच में प्लस है तो इन दोनों में होना जरूरी है, सेम चीज़ याद रखना। अब देखो 20 को दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, 20 इंटू 32, तो 600 माइनस 220 TF इज इक्वल टू 3 इंटू 8 24 या 240 प्लस 3 TF, करेक्ट है। देखो कितना मतलब आसान हो गया यार हमारे लिए। तो माइनस 20 को इधर ले लो, तो 23 TF, 240 इधर आके माइनस कराओ,
यहाँ माइनस होकर प्लस होगा तो 23 TF हो जाएगा। 600 माइनस 240 तुम्हारा हो जाएगा 360 हो जाएगा ना, हाँ आई थिंक, इज इक्वल टू 23 TF। 23 को लाको इधर डिवाइड करा दो, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा निकाल लेना। तो यार कितने ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया है, कितने ज़बरदस्त है और कितने आसान तरीके से सॉल्व किया है। इसमें क्या हो रहा है मालूम है, फेस चेंज वाला भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और हीट चेंज का और टेम्परेचर मिक्सिंग बॉडी वाला भी आ रहा है, समझ गए। तो पहले क्या था, वाटर था, कोल्ड बॉडी में आइस था। वाटर में सीधा MC डेल्टा T ले लेंगे, T1 माइनस TF। लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाना था कि कोल्ड बॉडी का फेज भी चेंज हो रहा है, ML भी हो रहा है, और कोल्ड बॉडी जो हो रही है उसको वो वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ा रही है। जो वाटर बने टेम्परेचर अगर हो सकता जीरो रह जाता तो हो सकता TF जीरो आ जाता, क्योंकि भाई वो जीरो में रह गया, आज टेम्परेचर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आता है। लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट यही लेना है, एक ML लेना है प्लस आइस में 2 लेना है, क्योंकि आइस पिघली भी और आइस का टेम्परेचर भी बढ़ा। तो ML और ये, और यहाँ पर C में अगर कंफ्यूजन हो क्योंकि तुम्हें दूसरा कोई आइस का C दिया नहीं था, मतलब वो C वाटर वाले ही ले लेना है। बॉडी बन गया। कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी दिया रहता है, तो वही वाला लेना है, वाटर वाला C। L दिया हुआ था। ये सिंप्लीफिकेशन कितने ज़बरदस्त तरीके से किया हमने। पहले तो हमने यहाँ पर M बाहर निकाला था ना, पहले M बाहर निकाला था, यहाँ तक मेरा ख्याल है। पहले कुछ तो कॉमन निकाला था, 42 निकलता है। 42 ही निकाला कॉमन, अच्छा ठीक है। तो पहले 42 देखा तीनों में क्या क्या कॉमन हो रहा है। पहले देखो डेसिमल वाला खेल करा, इधर 0 काटा, इधर डेसिमल वाला, इधर 0, ये खेल कर नंबर लिख दिया हमने। फिर बाद में देखा यार इसमें क्या कॉमन है, इस पूरे ग्रुप में 42, इसमें भी 42, इसमें 42, चलो 42 बाहर ले, 42 बाहर ले, अंदर क्या बचा 20 इंटू दिस ब्रैकेट, यहाँ 42 बाहर तो बचा 30 इंटू 8 प्लस प्लस प्लस, ये जरूरी था, प्लस प्लस 42 बाहर, 3 इंटू TF बचा था, बस। फिर सिंप्लीफाई करते हुए चले गए। मोस्ट ईजी वे है सिंप्लीफाई का, मोस्ट। अब कितना टाइम बचा रहे हैं, नहीं तो अगर तुम सिंपल तरीके वैसे तरीके से करते, अब बुक में देख लो कैसे दिया हुआ है, ABCD समझेगी नहीं तुम्हें, ABCD भी नहीं समझेगी वो क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस इतना काफ़ी है फेस चेंज का। तो आइए हीट को बहुत अच्छे से कर लेना। तो अब हम लोग हीट के क्वेश्चन आंसर करेंगे कुछ स्टडी मटेरियल से। तो फॉर्मूले मैंने काफ़ी डिटेल पहले भी समझा दिए थे। अगर हमें टोटल हीट चाहिए तो MC डेल्टा T, ठीक है ना। तो डेल्टा T का वो लिख लेना, अगर जो रेस्ट बाई होता है तो डेल्टा T डायरेक्ट दिया हुआ है, नहीं तो पहले टेम्परेचर इतना था बाद में इतना था, दोनों का माइनस करके डेल्टा T ले लेना। डेल्टा T पॉजिटिव लेना है, माइनस में नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, डायरेक्ट आ जाता है इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर या तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का रिलेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक फॉर्मूला है हमारा। फिर इसी का थर्मल कैपेसिटी का Q अपॉन डेल्टा T और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का Q अपॉन M डेल्टा T, ये और ये फॉर्मूला सेम ही हुआ है ना। MC डेल्टा T भाई C यहाँ रखोगे तो M अपॉन डेल्टा T नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये भी हम लोग देख लिया था। फिर एक मिक्सिंग वाला बॉडी देखा था, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी मतलब पहले जो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन M1 C1 T1 माइनस TF। कोल्ड बॉडी की जो भी टेम्परेचर इसका कम है, कोल्ड बॉडी हो तो उसका मास, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी TF माइनस T2। यहाँ पे TF माइनस T2 करेंगे क्योंकि TF यहाँ ज़्यादा रहेगा और टेम्परेचर कोल्ड बॉडी कम रहेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी मिक्स करें, एक बर्तन भी है पहले से। अब बर्तन में अगर कोल्ड बॉडी है रखी हुई पहले से, तो बर्तन को कहाँ ऐड करेंगे, कोल्ड बॉडी की तरफ ऐड करेंगे। बर्तन में पहले से ही गर्म पानी है, कोल्ड बॉडी बाद में मिक्स कर रहे हैं, यानी कि बर्तन का इन्फॉर्मेशन कहाँ ऐड करोगे, हॉट बॉडी प्लस वेसल करोगे, ठीक है ना। तो अब ये में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि बर्तन में पहले से क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी का फॉर्मूला M1 C1 T1 माइनस TF, सेम कोल्ड बॉडी के लिए M2 C2 TF माइनस T2 प्लस बर्तन का इन्फॉर्मेशन। कभी कोई बर्तन का डायरेक्ट हीट कैपेसिटी से आ जाता है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया तो हीट कैपेसिटी से आ जाएगा। तो हीट कैपेसिटी से में M की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, C बड़ा वाला C कैपिटल C इन ब्रैकेट TF माइनस T2, क्योंकि कोल्ड बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, TF माइनस T2 करते हैं ना, तो TF माइनस T2 करना है। या फिर उससे बर्तन का मास दिया हो, बर्तन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हो, तो इसकी जगह पूरा पूरा M3 बर्तन का मास, C3 बर्तन का स्पेसिफिक कैपेसिटी इन ब्रैकेट TF माइनस T2। और यही वाला बर्तन का इन्फॉर्मेशन यहाँ भी लिख सकते हो, हॉट बॉडी। अगर बर्तन में पहले से हॉट बॉडी है तो बर्तन यहाँ पे ऐड कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन डालो, जो निकाल लो वो वेरिएबल निकाल लो। उसका फेस चेंज का बहुत ज़बरदस्त हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किस तरह कोई चीज़ माइनस में है, फिर टेम्परेचर बढ़ के 0 में हो रहा है, अगर आइस है फिर 0 से फेस चेंज हो गया, 0 में ही हो रहा है लेकिन लिक्विड बदल रहा है, हीट लग रही है, ML लग रहा है। तो पहले में MC डेल्टा T क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, फिर 0 फेस चेंज हुआ, ML लगेगा, फिर 0 100 में वापस से टेम्परेचर बढ़ा, फिर MC डेल्टा T लगेगा, फिर 100 से 100
में, यानी यहाँ पे सिर्फ फेज चेंज हुआ फिर एम लगेगा, फिर 100 से अगर 150 कुछ ऐसा जा रहा है तो वापस एम सी डेल्टा टी। इतनी लंबी टाइमलाइन नहीं देता है, बहुत मैक्सिमम 4 या 3 टाइमलाइन दे देगा, वो मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। सबके इन्फॉर्मेशन अलग अलग देगा, मास सब में सेम ही रहेगा इसमें क्योंकि बॉडी वही है, एम कॉमन बाहर निकाल सकते हो। सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबकी लेटेंट हीट, आइस की लेटेंट फ्यूजन हीट अलग रहेगी, इसकी स्टीम लेटेंट हीट अलग रहेगी, स्टीम जब बनता है तो सबके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा। कैलकुलेशन करना है। दूसरा, कभी कभी दो फॉर्मूले को कनेक्ट कर देगा, दो एनर्जी को कनेक्ट कर सकता है कि हीट एनर्जी जो एम सी डेल्टा टी है उसको पोटेंशियल एनर्जी में हो सकता है रिलेट कर दे। कोई भी चीज़ नीचे ऊपर से नीचे गिरी तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट में, ठीक है, तो बताओ हीट कितनी बढ़ी, डेल्टा टी कितना हुआ, ये वो सब बनेगा। एम कर जाता है इसे में, बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लिखो, कितने हाइट से गिरा, या फिर डेल्टा टी पूछ ले या फाइनल टेम्परेचर पूछ ले, उसी हिसाब से दे देना। डेल्टा टी निकाल लोगे तो फाइनल टेम्परेचर भी पहुंच जाओगे फिर तुम बाद में, है ना। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी का भाई फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू, ठीक है, T1 माइनस T2, उसी हिसाब से कर देना, जो बड़ा हो उसका पहले ना, जो छोटा बाद में रख देना, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो, या फिर वेलोसिटी से भी दे देगा क्योंकि ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। एम सी डेल्टा टी तो हमारी हीट है ही, या पावर इंटू टाइम भी तो वर्क है, तो ये तो है ही हीट हमारी। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, पावर इंटू टाइम वाले। केटल में देगा इतना पावर है, इतने टाइम में इतनी हीट, बताओ कितनी हीट जनरेट, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा इतने पानी का, तो ये वाला देता है। किलोवाट में तो वॉल्ट बदल लेना पावर को, है ना। या फिर I²RT भी एक करंट वाले में हीट का एक फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी, तो इसको भी रिलेट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये I²RT तुम्हारा ये टाइम है, ठीक है ना। ये P इंटू टाइम, T टाइम है, ये टाइम है भाई, ये वाला T टेम्परेचर, ये टाइम है, ठीक है ना, समझ गए। ओके, तो इस तरीके से इतने ही फॉर्मूले हैं यार, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। तो MCQ बेस में क्वेश्चन आते हैं बच्चे, हम समझ रहे हैं कि फिजिक्स में MCQ या कुछ भी मैथ में MCQ में बच्चे बड़े नंबर कट रहे हैं, तो एक नंबर वाले को बड़ा ध्यान देना कि नंबर तुम्हारे रेडियस में हो। द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमें 422 जूल हीट देनी पड़ रही है 1 किलोग्राम वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में। खत्म हो गई बात, यही है। 1 किलोग्राम वाटर एब्जॉर्ब 4200 जूल हीट टू इंक्रीज इट टेम्परेचर बाई 1 केल्विन, है ना। सीधा सीधा इसका मतलब यही हुआ है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। फिर देखो 1 किलो कैलोरी, देखो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। तो 1 किलो कैलोरी मतलब 1 किलो मतलब होता है 1000, तो 1 किलो या 2 किलो मतलब 2000, 3 किलो 3000, मतलब 1000 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी में कितने जूल लगेगा। एक्सलेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, निकाल लेना आंसर भाई, आंसर निकाल लेना क्या जा रहा है 4200। अब यहाँ दो ऑप्शन, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी, ए भी सही है। दूसरा जूल में कन्वर्ट किया हुआ अलग है, 4200 जूल भी है ना, तो बोथ ए भी हो जाएगा क्योंकि 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी भी तो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन, अब बच्चे यहाँ पे फंस गए ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, लेकिन फंसना नहीं भाई, ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, ये वाला। एक तरफ ग्रुप बनाना कैलोरी का, एक तरफ ग्रुप बनाना जूल का। 1 कैलोरी में 4.2, ये बिल्कुल पक्का याद रखना। कौन सा किधर तुम्हें एक्स मारना है, किसका क्या पूछा है कि उधर एक्स मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो फिजिक्स है ना तुम्हारी, ये रिवाइज हो रही, तुम्हारा पक्का हो रहा है। फिजिक्स में याद करने जैसा कुछ नहीं, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडिंग। 3 4 6 डेफिनेशन हैं, वो याद कर ले तो याद, मतलब वही याद करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड। हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेफिनेशन देखो। हीट कैपेसिटी मतलब होता है बॉडी, ये देखो, ये तो आएगा नहीं क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, ये क्या हीट कैपेसिटी, तो मास नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 सेल्सियस और 1 ग्राम, नहीं ये गलत, मास नहीं आएगा। हीट कैपेसिटी मास नहीं आता है। हीट कैपेसिटी फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा। मास कहीं है ही नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास आता है, ठीक है ना, जूल पर केल्विन है। हाँ तो वही ना, यहाँ मास है क्या, नहीं तो यहाँ मास दिखा रहा है, ए में गलत है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सब्सटेंस, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। अमाउंट ऑफ या 1 केल्विन बढ़ाना है, इसमें कहीं पर मास नहीं है, इन दोनों में कहीं पर भी मास नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 केल्विन, ये दोनों चल जाएगा, सेल्सियस भी चल जाएगा,
केल्विन भी चल जाएगा, मास नहीं होना चाहिए। तो 1 केल्विन या 1 सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट हमारी लग रही है मैं सब वही होता है तुम्हारा हीट कैपेसिटी। तो बोथ भी है जी। हाँ, बोथ। रेस बाई है ना, रेस बाई में सेल्सियस और वो केल्विन बराबर ही होते हैं। डेल्टा टी में चाहे केल्विन दिया और चाहे सेल्सियस, वो एक ही बात होती है, याद रखना डेल्टा टी में। द अमाउंट ऑफ रेस बाई मतलब डेल्टा टी, ये लिख लो, रेस बाई चेंज्ड वो डेल्टा होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेस द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, यहाँ पे देखो 1 ग्राम टेम्परेचर 1 से, ये हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हारी, ठीक है, कि 1 ग्राम को 1 सेल्सियस बढ़ाना है, 1 ग्राम को एक 1 सेल्सियस बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, मास आ गया ना यहाँ। हाँ द बेस ऑफ कुकिंग पैन मेड थिक, ये सब आते हैं एग्जाम में भाई, थिक क्यों बनाते हैं, इससे हीट कैपेसिटी इसकी बढ़े। देखो कितनी थर्मल कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी बढ़े, एक तो ये हो गया, इट इम्पार्ट सफिशिएंट हीट एनर्जी टू फूड, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमें फूड में अच्छी एनर्जी हीट मिलती रहेगी, देर तक के खाना देर तक गर्म रहेगा। इट कीप फूड वार्म, सही बात है। ऑल ऑफ अबव, तीनों ही बात सही है, मतलब पहले वाले की वजह से दोनों काम हो रहे हैं, दोनों मकसद हल हो रहे हैं, पहले वाले वजह से दोनों मकसद हल हो रहे हैं। इसे स्ट्रक्चर में तोड़ के पढ़ना सीखो तो चीज़ें पक्की होती है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की होती है तुम्हारी, देखो 4.2 जूल किलोग्राम है, दूसरा 4200 जूल किलोग्राम, तो 4.2 जूल ये कॉपर की है, 4200 जूल किलोग्राम किसकी, ये वाटर की है। तो याद रख लो, ये कॉपर की और ये वाटर की, तो वाटर की पूछा है तो 42 जूल किलोग्राम है, ग्राम नहीं कर देना, किलोग्राम। अब इसको ग्राम में बदलोगे तो 4200 ग्राम हो जाएगा, लेकिन यह है कॉपर की। तो अब वाटर की 4200 ग्राम में बदलोगे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल याद करके रख लो भाई, पक्का याद करके रख लो, एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाएगा, वाटर की कॉपर की याद करके रखना है। अब कह रहा है कि 7 क्या लिखा मीटर क्या एम ग्राम हॉट वाटर एट क्वेश्चन आ रहा एम ग्राम हॉट वाटर एट T सेल्सियस इज एडेड टू 3 m ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, इज द फाइनल टेम्परेचर द फाइनल वैल्यू। इसको वैसे सॉल्व कर लेना जैसे सॉल्व करना सिखाया था हमने। हॉट बॉडी इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी वाला, ये न्यूमेरिकल बहुत बार किया भाई, ये करना है प्लीज़। अब बताओ 1 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आने चाहिए थे, लेकिन 1 नंबर में नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन। सेम अमाउंट ऑफ हीट इज अप्लाइड टू लिक्विड एक्स एंड वाई, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एक्स राइजेज मोर देन द लिक्विड वाई विच फॉलोइंग स्टेटमेंट टू। कह रहे कि हमने दो बॉडी थी हमारे पास, एक थी एक वाई थी, एक बॉडी एक्स थी, एक वाई थी, दोनों को हमने हीट दी सेम, हीट दी सेम, लेकिन क्या कह रहा है एक्स का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया ज़्यादा भाई, देख लेते हैं। कह रहे कि हीट कैपेसिटी एक्स बराबर तो नहीं हो सकती, बराबर होती है टेम्परेचर, नहीं भी होगा क्योंकि हीट कैपेसिटी नहीं, ठीक है। हीट कैपेसिटी, अब यहाँ पे बी वाला क्या कह रहा है, 100 गर्म हो गया, हीट कैपेसिटी एक्स की ज़्यादा है। अगर हीट कैपेसिटी एक्स की ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा क्यों बढ़ेगा, हीट कैपेसिटी ज़्यादा है मतलब, बात याद में पहले समझाया था हमने, हाँ हीट कैपेसिटी के ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा हीट रख सकता है तो टेम्परेचर जल्दी दिखाएगा नहीं है। तो हाँ सी वाला देखो, हीट कैपेसिटी वाई की एक्स की कम है, वाई की ज़्यादा है, हाँ मतलब तुम ये सोचो कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, मतलब होता ना कि जैसे ग्लास ओवरफ्लो हो गया, ऐसे कह लो, यानी ये ग्लास छोटा होगा, इसका ग्लास बड़ा, पानी का बड़ा होगा। हमने सेम पानी डाला, इसका ग्लास पानी का छोटा था, इसका ग्लास पानी का, बड़ा था, तो डेफिनेटली फ्लो कहाँ पर होगा, ओवरफ्लो, एक्स में फ्लो हो जाएगा। हाँ यानी इसकी हीट कैपेसिटी कम थी इसलिए टेम्परेचर का ज़्यादा, टेम्परेचर बाहर निकला के बाहर आ गया। अच्छा बात समझ में आई, यानी कि एक्स की हीट कैपेसिटी कम थी तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, बाहर निकल कर आ गया। ज़्यादा हो गया, हाँ ऐसे समझ गया ना, हाँ टेम्परेचर बाहर आके निकल रहा है। क्यों बाहर आके निकल रहा है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम थी, इसका पानी गिलास का साइज कम था, इसका बड़ा था वाई का। तो एक से में दोनों में सेम पानी वाटर डाला, सेम लीटर पानी डाला, लेकिन ये क्या कर गया, ओवरफ्लो कर गया, हाँ बाहर आ गया पानी, मतलब टेम्परेचर का बाहर आ गया, टेम्परेचर दिखने लगा, टेम्परेचर बढ़ गया इसका, अच्छा, एक से बढ़ गया, एक से जल्दी बढ़ गया, इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी कम थी। कम थी। तो ये भाई बिल्कुल ये कॉन्सेप्शन है, इसको आप पता है ना हीट कैपेसिटी कम और टेम्परेचर ज़्यादा, हाँ मुझे बताया था पहले ही, ठीक है। ये सब का डिफाइन हीट और इसके एसआई यूनिट क्या, हीट कैपेसिटी डिफाइन, हीट कैपेसिटी भाई कोई भी चीज़ का डिफाइन आए ना, पहले तो भाई फॉर्मूला मारा करो, C डैश इज इक्वल टू Q बाई T। तो एक सब्सटेंस को 1 सेल्सियस बढ़ाने में जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है ना। हाँ टू इंक्रीज 1 सेल्सियस ऑफ ए बॉडी, एक्चुअली द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज
1 Celsius of the entire body of the body is called heat capacity of that body. बस ऐसा यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी जूल नहीं होगा, हीट कैपेसिटी है जूल, ऊपर जूल, क्यू मतलब हीट है ना, ऊपर जूल, जूल पर और यहाँ पे केल्विन है तो जूल पर केल्विन आ जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा, ऐसा यूनिट। ठीक है, ये यूनिट तो सबके बिल्कुल पक्का, फॉर्मूला याद है तो यूनिट भी याद हो गई, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों सर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसका यूनिट का? भाई फॉर्मूला रट्टा मारो, फॉर्मूला रट्टा मारो। क्यों भाई, डेल्टा टी है तो क्यू मतलब जूल, टी मतलब केल्विन, तो केल्विन ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी, जब केल्विन डिवाइड में ऊपर आएगा वहाँ -1 हो जाएगा। और इसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल, और नीचे मास भी आ गया तो मास ऊपर आएगा तो किलोग्राम -1 ऊपर और केल्विन -1। ठीक है, तो ये आने ही आने हैं, इसमें तुम बच नहीं पाओगे, और ये बड़ा ईजी भी है। स्टेट ऐसा ही स्पेसिफाई सेम है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम आपको याद कराते जा रहे हैं, लेक्चर देख लो, आप याद करो, फिजिक्स आपकी तैयार हो रही है, फिजिक्स आपकी तैयार हो रही है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या करोगे, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 केल्विन ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। बस खत्म, एकदम ईजी लैंग्वेज। इसका फॉर्मूला मार देना, इसका फॉर्मूला डिफाइन में फॉर्मूला तो मार ही दिया करो, और फॉर्मूला तुम्हें वो मालूम पड़ जाएगा भाई, इसका स्मॉल सी इज इक्वल टू क्यू मतलब जूल, एम मतलब किलोग्राम, डेल्टा टी मतलब ये दोनों ऊपर आएगा तो जूल तो वैसे ही रहेगा, किलोग्राम में -1 हो जाएगा। मास एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, याद रखना ग्राम नहीं होती है, डिस्टेंस में मीटर होती है। डेल्टा टी तुम्हारा केल्विन -1 ऊपर आ गया। ये आना ही आना है, मतलब आते हैं एग्जाम में, कोई भी एक का आ जाएगा। वाई इज द बेस ऑफ कुकिंग पैन, तो कितना यार बार बार है, ठीक है ना। कुकिंग पैन का क्यों रहता है, क्योंकि टू इंक्रीज द थर्मल कैपेसिटी, बस मेन कॉन्सेप्ट यही था। थर्मल कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट, सो इट कैन मेंटेन द फूड वार्मर फॉर लॉन्गर टाइम, है ना। बिल्कुल, मतलब एक बेसिक देसी लैंग्वेज में, हमारी घर की देसी लैंग्वेज होती है ना, वैसी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉलिड मास 50 ग्राम दिस इज प्लेट 100 ग्राम वाटर 11 सेल्सियस, मतलब 2 बॉडी है, ये सॉलिड है और एक वाटर है। सॉलिड 150 है, वाटर 11, वही है। हॉट बॉडी में कौन है, सॉलिड है, तो यहाँ लिखो हॉट बॉडी इन ब्रैकेट लिख दो, सॉलिड जरूर लिख दिया करो इन ब्रैकेट सॉलिड, ताकि सॉलिड की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखना है। यहाँ पे लिखो कोल्ड बॉडी इन ब्रैकेट ज़रूर लिखो वाटर, ताकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बढ़े। तो MC डेल्टा MC इन ब्रैकेट T1 माइनस TF, यहाँ पे MC इन ब्रैकेट TF माइनस T2, मतलब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। सारी इन्फॉर्मेशन लिख दो। क्या निकालना, फाइंड द स्पेसिफिक कैपेसिटी, सॉलिड निकालना है। दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। वाटर की दी होगी, देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की दी हुई 4.2 जूल, क्योंकि ग्राम में इसलिए 4.2 है, अगर किलोग्राम होता तो 4200 हो जाता है। ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर दोनों में याद कर लेना है, तो जूल ग्राम में भी याद कर लेना। यहाँ पे लिखो और करके, और 4.2 जूल पर ग्राम मतलब G-1 पर केल्विन K-, ये दोनों में याद कर लो, किलोग्राम में भी याद कर लो, ग्राम में भी याद कर लो वाटर की क्या, और कॉपर की भी याद कर लेना। हाँ, कॉपर की किलोग्राम में ही 4.2 हो जाएगी, देखो बुकलॉग बता रहे। ठीक है, तो वाटर का अच्छे से याद कर लेना तुम, दोनों फॉर्म। आप बोलोगे सर ये किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं तो और उल्टा बढ़ना चाहिए, है ना। शायद मैंने ही एक स्टेटमेंट वहाँ पे गलती कर दी थी, मैंने और 3 0 बोल दिया था बाई मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे तो किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, 4.2 उल्टा हो रहा है। वैसे किलोग्राम में ग्राम में 1000 बढ़ना चाहिए ना इन जनरल, क्योंकि किलोग्राम डिवाइड में है ना, जब डिवाइड में होगा तो अपॉन 1000 फिर वो रेसिप्रोकल कर जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 वो रेसिप्रोकल, समझ गया ना। वो 1000 डिवाइड करोगे ना, 1 किलोग्राम डिवाइड 1000 करोगे तो 4.2 नहीं हो जाएगा ग्राम में, तो क्योंकि ग्राम किलोग्राम डिवाइड में था, इसलिए किलोग्राम से जो यहाँ पे पर ग्राम हो रहा है ना 4.2 आ जाएगा। खैर ये रट्टा मान लेना तुम, ठीक है। तो ये वाला बहुत अच्छे से बता दिया यार, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस ये जरूर चेक कर लेना, ये ग्राम में दिया हुआ है, ये भी ग्राम में दिया। हाँ भाई ठीक है, ठंडी सांस ले लो तुम, ओके।
तो टेंशन नहीं। तो अगर ये किलोग्राम होता है, तो अगर ये ग्राम होता है, तो इसको तो कुछ मत बदलो, इसको ही बदलो। तुम मास को किलोग्राम में बदल लो, डिवाइड बाई 1000, ग्राम से किलोग्राम जाओ, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा ना फिर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से कराएं, इसलिए मुझे बार बार कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ स्टेट द 2 फैक्टर अपॉन विद द हीट एब्जॉर्ब बाई द बॉडी डिपेंड। 2 फैक्टर क्या हो गए बताओ? क्या 2 फैक्टर्स? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हीट एब्जॉर्ब, हीट कैपेसिटी अच्छा, एब्जॉर्ब करने की 2 फैक्टर बताओ। ठीक होना चाहिए वो नीचे का बेस। ठीक, वो फैक्टर थोड़ी ना हुआ, फैक्टर तो नहीं नहीं। अच्छा फैक्टर आपको बताया था हमने, देखो हाँ सर, यहाँ पर नहीं फैक्टर्स नेचुरल ये ये फैक्टर्स है। ये मास मास मटेरियल मास और टेम्परेचर में कितना बढ़ाना है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी हीट एब्जॉर्ब हमें देना पड़ेगी। और मटेरियल किस टाइप का है, हाँ जी, तो कोई भी 2 लिख देना। मास मटेरियल टेम्परेचर। तो ये एग्जाम में आता है फैक्टर अफेक्टिंग हीट कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना। हाँ तो ये ज़रूर कर लेना। और जो हम पढ़ा रहे हैं इसको क्वेश्चन पॉज कर करके आँख बंद कर रिवाइज करो, समझो तुम्हारी फिजिक्स हो रही है, तुम्हारी फिजिक्स तैयार हो रही है तुम्हारी भाई। ये In winter, the weather forecast for a certain day was severe frost. A wise farmer watered the field the night before to. वाटर वाला आ जाए ना, वाटर का मतलब हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। वाटर को लिख लो, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पॉइंट बना के लिख लो। क्या हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर, क्योंकि इसके रीजनिंग आते हैं, इसके हमने शुरुआत में सीखा है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कभी वाटर वाले जो रीजनिंग आएगी तो उसका रीजन क्या देना, बिकॉज कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार, क्यों वो किसान क्या कर रहा है, ठोक दो, क्या ठोक दो, बिकॉज वाटर की हाई हीट में ज़्यादा होती है, वाटर देर तक के हीट वार्म रह सकता है और वाटर देर तक के कोल्ड रह सकता है। खत्म बात। अगर कुछ भी तुम्हें स्टोरी समझ में नहीं आ रही यार, ये फार्मर किसान कर क्या रहा है, तो ये रिलेट सोचा करो कि यार ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन पेपर में, किससे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है यार, ये हीट वाले कैलोरीमेट्री से है। कैलोरीमेट्री में यार वाटर की जो कहानी थी रीजनिंग, वो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली थी कहानी। सी ब्रीज आ जाए, लैंड ब्रीज आ जाए, सब में आधा तो यही ठोक देना कि वाटर की हाइट स्पेसिफिक हाई होती है, वाटर कैन रिमेन वार्मर फॉर लॉन्ग टाइम और कोल्डर फॉर लॉन्ग टाइम। तो मैं आधा दे दिया, अब आधे का स्टोरी तुम किसान का, दैट्स वाई या किसान यूजेस है, किसान दे देते यूजिंग, खत्म होगी बात। मतलब अगर तुम्हें एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो उसमें आधे ज़्यादा नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या होगा किसान वाले का मैंने पहले पता, मैं क्यों बार बार एक्सप्लेन करूँ भाई, हम ये बता ही चुके हैं। तो है ना, बस उसको प्लांट को है ना देर तक के वार्म रखना है, खत्म हो गया। क्योंकि वाटर देर तक वार्म रहता है ना। हाँ वही फ्रॉस्ट का तो ऊपर यही हुआ है, फेवर फ्रॉस्ट से बचाने के लिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज दिस मच, बता देना है उस बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़रूर आता है एग्जाम में, MCQ में या 2 नंबर में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, हीट कैपेसिटी 60 जूल पर केल्विन है, मास है ही नहीं क्योंकि हीट कैपेसिटी है, इसके लिए मास नहीं रहता है। इसमें होता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि द बॉडी रिक्वायर्ड 1 जूल requires 60 joule to increase 1 Kelvin temperature. The body requires 60 joule to increase 1 Kelvin. है ना, देखो 60 जूल ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1, है ना बस। और इसका मतलब वही हुआ, जब ये किलोग्राम पर किलोग्राम है तो 1, इसमें क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड 130 जूल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी। तो किलोग्राम का भी लिख दो, देखो यहाँ पे किलोग्राम मतलब 1 है, 136 जूल है ना, बाकी तो 1 है ना, किलोग्राम भी 1 है, केल्विन भी 1 है, खत्म हो गई बात। 130 जूल रिक्वायर टू इंक्रीज 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 130 किलोग्राम ऑफ बॉडी। 132 ये आएगा ही आएगा, हट्टा मान लेंगे सर। ये आना ही है, तो रटना भी क्या है, सीधा सीधा तो लिखा तो है, इसको इंग्लिश में लिख दे रहे, 1 किलोग्राम बॉडी, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है 1 किलोग्राम बॉडी का, कितनी हीट चाहिए, 130 जूल एनर्जी चाहिए तुम्हें। हाउ कैन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस भी कन्वर्ट टू यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये तो यार फॉर्मूला मार देना, K इक्वल टू C+273, तो बचपन वाली बातें हो गई। लिक्विड है द मैक्सिमम स्पेसिफिक कैपेसिटी यूज्ड एज कूलेंट, मतलब वो क्या है, वो वाटर ही होगा। कूलेंट के लिए देखो वाटर क्या होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर कैन रिमेन
हॉटर फॉर लॉन्ग टाइम एंड वार्मर एंड कोल्डर फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये कूलेंट की बात हो रही है, रेडिएटर में कूलेंट मतलब इसमें वाटर का कोल्ड वाला कोल्डर लॉन्ग टाइम कोल्डर के लिए लगेगा। बस मेन रीज़न वही देना है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई एंड कैन रिमेन मोर टाइम वार्म फॉर मोर टाइम एंड कोल्ड फॉर मोर टाइम। बस ये मेन दे दिया, एग्जामिनर समझ में आ जाएगा तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ 50 ग्राम ऑफ मेटल दिस रिक्वायर्ड दिस मच हीट। देखो 50 ग्राम मेटल है 27 से हमें 320 करवाया हुआ है, से 327 जाना है, मतलब हमें डेल्टा टी लिखना चाहिए 300 चाहिए, और हीट क्यू दिया हुआ है और इस पर हीट कैपेसिटी निकालना है। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वाला, एम सी डेल्टा टी सीधा सीधा तुम्हें क्यू दिया हुआ है, तुम्हें एम दिया हुआ है, तुम्हें डेल्टा टी दिया हुआ है 300, सी निकालना है, सबको इधर लाके डिवाइड करा देना। अच्छा ठीक है ना, ये सब चेक कर लेना, जूल में है ये ग्राम में है, नहीं ग्राम में तो इसको किलोग्राम में ना बदलना, क्योंकि जो आएगी वो जूल में आएगी, पर जूल पर ग्राम आ जाएगी, जूल पर ग्राम आ जाएगी, बस जरूरत नहीं बदलनी किलोग्राम में। सर जूल में उनका ये लगाते हैं क्या, डिग्री सेल्सियस? सी के लिए है वो। हाँ नहीं वो पता है, लेकिन जैसे ग्राम था तो हमने इसमें ये लगा लिया सी, और केजी रहता तो हम लोग के लगाते हैं, कुछ ऐसा ही नहीं है। फिर अगर यहाँ पे के लगा देंगे तो कुछ होगा, क्या मतलब? मतलब यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे सी दिया गया है सेल्सियस में, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सी की जगह केल्विन लगाते भाई हैं। यहाँ पे सेल्सियस है ना, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि वो चेंज है ना, हाँ तो लगा सकते हैं हाँ, Kelvin? लगा सकते हैं। डेल्टा टी चाहे वो सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो डेल्टा में। देखो केल्विन न्यूमेरिकल कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू केल्विन अन्य से जरूरत नहीं है ना। हाँ देखो यहाँ पे चाहिए हॉट सॉलिड मास दिस मच इस प्लेस 150 ग्राम, दो बॉडी का मिक्सिंग है, फाइनल स्टेट में दिस मच कैलकुलेट कैपेसिटी। और ये भाई बहुत बार करा चुके हैं यार, हॉट बॉडी देखो कोल्ड बॉडी वाला, ठीक है ना। हीट और टेम्परेचर डिफरेंशिएट याद कर लेना, हो सकता है वो आ जाए, 2011 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, ये क्या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, इसका यूनिट जूल होती है, इसकी केल्विन होती है। अनदर यूनिट केल्विन का कैलोरीज है, किलो कैलोरी है, इसके अनदर यूनिट सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है ना टेम्परेचर के लिए। ये डिफाइन कैलोरीमेट्री याद कर लेना। ये क्या है डिफाइन करो, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यही है मेन, क्या हीट लॉस बाय हॉट बॉडी एंड गेन बाय कोल्ड बॉडी, यही कैलोरीमेट्री है। यही क्या है कैलोरीमेट्री है। 200 ग्राम वाटर दी एडेड थ्रू कोल्ड वाटर एट 10 सेल्सियस, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ये सेम वही है, हॉट बॉडी देखो कोल्ड बॉडी वाला, ठीक है ना। हॉट बॉडी देखो ये वाला, इसे हमने सिखाया ना। हाँ जी सर। और हीट लॉस बाय हॉट वाटर, हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, मैंने करवा चुके हैं बहुत बार क्वेश्चन। ये कूलिंग पर्पस कूलेंट रेडिएटर में यूज़ होता है, कूलिंग के लिए कब यूज़ हो, रेडिएटर में, या फिर वाटर के अगर मैं कोल्ड ड्रिंक ठंडा रखना है तो वहाँ पे हम लोग ठंडे पानी में डाल देते हैं थोड़े से, तो कोल्ड ड्रिंक ठंडा रहता है देर तक के। कूलेंट रेडिएटर वाला दे देना सबसे अच्छा, कार के रेडिएटर यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट। यहाँ की थ्योरी अच्छे से पढ़ ले मतलब। देखो 4 ग्राम ऑफ वाटर 60 इज पोर्ड इनटू ए वेसल कंटेनिंग दिस वाटर एट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द, देखो वही है, वेसल का तुम्हें ये चाहिए, ये हमने कराया हुआ है, ठीक है। तो वेसल में पहले से क्या है देख लो, 60 डिग्री है, 20 डिग्री है, इनटू वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम वाटर एट, यानी कोल्ड वेसल में पहले से कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी प्लस वेसल। और वेसल का मास नहीं दिया हुआ है तो एम सी डेल्टा टी नहीं लगाओगे, सी डेल्टा टी लगाओगे, क्या लगाओगे, सी टी एफ माइनस टी टू, मास नहीं दिया गया। देखो पहले वाटर क्या लोगे, यहाँ पे वाटर M2C2, देखो M1 C1 T1 माइनस TF, ये वाटर का हो गया, वाटर क्योंकि हॉट बॉडी में 60 डिग्री ना वाटर, इज इक्वल टू यहाँ पे वाटर कोल्ड बॉडी में आ गया वापस M2 अब C2 TF माइनस T2, ठीक है, टेम्परेचर 220 डिग्री, ओके। अब वेसल में यही ऐड करोगे, वेसल में मास का कहानी नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहानी नहीं, सिर्फ हीट कैपेसिटी की कहानी है, थर्मल कैपेसिटी, तो ओनली सी लेंगे, कैपिटल सी अपॉन डेल टी वाला जो तुमने लिखा है टी, यहाँ टी एफ माइनस T2, वही टी, जो वाटर ठंडा वाटर जो वेसल में है वही टेम्परेचर समझो वेसल का भी है, तो सेम टी एफ माइनस T2,
बस अब वो डेटा डाल देना, देख लेना जी। क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम लोग अवॉइड करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल किए हुए हम लोग ने। गिव टू ने वाई कॉपर प्रेफर्ड ओवर, देखो ये आगे कॉपर प्रेफर ओवर द अदर मेटल मेकिंग कैलोरीमीटर, क्योंकि कॉपर की हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये पॉइंट याद कर लेना। वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, कॉपर की हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत कम। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वाटर की हाई हीट कैपेसिटी, ये याद रखना, बिल्कुल पक्के से याद कर लेना भाई। तुम्हारी फिजिक्स याद हो रही है, हम तुम्हें याद कराए दे रहे, तुम्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि हम तुम्हें पूरा याद तो करा ही रहे। तो देखो कॉपर की गुड कंडक्टर है हीट का, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाए। टेक द हीट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द कंटेंट द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट बिकॉज वेरी कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज क्वाइट लो कंपेयर टू अदर मेटल, है ना। ज़्यादा हीट तुम्हारी बर्बाद नहीं जाएगी। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो अगर कॉपर में करेंगे तो कॉपर ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करेगा नहीं, क्योंकि इसकी हीट कभी बहुत कम होती है। फिर डज लैंड कूल एज लोअर, ये भाई वही वाली बात हो गई, क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है, इसलिए लैंड जल्दी कूल करेगा। ये ज़्यादा जल्दी कूल करेगा और जल्दी गर्म होगा। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई लैंड ब्रीज जो होती है वो डे में होती है। लैंड ब्रीज नहीं, सी ब्रीज होती है डे में और लैंड ब्रीज होती है रात को। हाँ याद रखो, सी ब्रीज डे में होती है, लैंड ब्रीज रात में होती है। क्योंकि मैंने पूरा बता दिया था पहले भी। हाँ। Why does stone lying in the sun get heated up much more than the water lying on the same? वही सेम रीज़न भाई, सेम रीज़न। और स्टोन की स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होती है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में। यहाँ पे देखो तो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। टू मेटेलिक ब्लॉक है, पी है एक क्यू है, दो अलग अलग मेटल है, ठीक है ना। पी एंड क्यू मासेज इन द रेशियो 2:1, एक का मास 2 है डबल है, एक का मास आधा है। आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट, दोनों में सेम हीट दे रहे हैं। इफ देयर टेम्परेचर राइज बाई द सेम टेम्परेचर सेम डिग्री। अब आप बोलोगे सर दोनों में हमने सेम टेम्परेचर दिया, अब ये वाला तो बहुत बड़ा है ना, तो इसका तो टेम्परेचर सेम नहीं आना चाहिए। क्या कह रहे हैं, इफ देयर टेम्परेचर राइज बाई सेम डिग्री। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे कि दोनों का टेम्परेचर सेम निकला। सेम निकला तो आप बोलोगे नहीं सर ये बॉडी तो ज़्यादा बड़ी है, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए आगे, ये तो कम था, इसमें जल्दी ओवरफ्लो हो जाना चाहिए टेम्परेचर। लेकिन क्या कह रहा है, हो रहा है सेम डिग्री, हो रहा है क्या सेम डिग्री। तो स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क है दोनों में। हाँ। पी वाला भी गर्म जल्दी हो रहा है, क्यू वाला भी जल्दी गर्म हो रहा है। जबकि ये वाला ज़्यादा बड़ा था, इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम हुई। हाँ। बात याद रखना, बॉडी का मास ज़्यादा और हीट टेम्परेचर देखो बॉडी का मास ज़्यादा है, तुम्हें ये पता चला बॉडी का मास ज़्यादा था, ठीक है। हमने हीट क्या दी, सेम दी, सेम दी, फिर भी क्या हो रहा है टेम्परेचर सेम हो रहा है, फिर भी टेम्परेचर क्या हो रहा है सेम हो रहा है। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा है। यानी कि किसकी बॉडी ज़्यादा है, पी की ज़्यादा है, बॉडी बड़ी बॉडी है, सेम हीट दी है और टेम्परेचर लेकिन दोनों में सेम आ रहा है, फिर भी इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल है भाई ये, क्योंकि जल्दी से गर्म हुआ जा रहा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है इसकी, कम है। तो याद रखना बॉडी बड़ी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, बॉडी ज़्यादा और सेम टेम्परेचर मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी कम, ठीक है ना। याद कर लोगे, देखो मास ज़्यादा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, हीट कैपेसिटी कम कब, जब टेम्परेचर क्या हो रहा है सेम है, फिर भी टेम्परेचर सेम है। मास ज़्यादा है फिर भी टेम्परेचर सेम, मास इसका ज़्यादा है टेम्परेचर फिर भी सेम, भैया कुछ तो बात है, इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है। तो मास ज़्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी कम, कब टेम्परेचर सेम हो। ये कॉन्सेप्चुअल ये आ जाएगा तो बिल्कुल आराम से कर ले जाना भाई, मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअल से बता दिया बिल्कुल। कह रहा कैलोरी की फिजिकल क्वांटिटी बताओ। हीट 1 किलो 1 कैलोरी का वो बता दें, जूल 4.2 जूल होता है। फिजिकल क्वांटिटी पूछी थी ना।
फिजिकल क्वांटिटी हीट एनर्जी, हाँ हीट एनर्जी है। हाउ द कैलकुलेटर एसआई यूनिट ऑफ द, तो एसआई में बदल देना, 1 कैलोरी 4.2 4.2 जूल के बराबर होती है। हाउ इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाई रेडिएशन प्रिवेंटेड इन कैलोरीमीटर। क्या करो, वही बचपन में, वही बचपन में थर्मस वर्मस का सीखा था, पॉलिश कर दो अंदर से बाहर से, तो वो प्रिवेंट कर जाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी थर्मस में, है ना, टिफिन में। किस चीज़ से? वही तो है, बोथ इनर एंड आउटर पॉलिश सरफेस कैलोरीमीटर आर हाईली पॉलिश्ड, तो हीट है ना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो। क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास तीन मेटल है, एक की स्पेसिफिक कैपेसिटी इतनी, एक की इतनी, एक की इतनी। कह रहे तुम कौन सा प्रेफर करोगे कैलोरीमीटर बनाने के लिए, तो कैलोरीमीटर के लिए हमेशा कौन सा लेते हैं, लो स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉपर। वाला, कुछ भी है, अच्छा। लो स्पेसिफिक कैपेसिटी होना चाहिए। तो कभी कैलोरीमीटर हम कैसे बनाते हैं, लो, जिसकी लो स्पेसिफिक कैपेसिटी हो। कैलोरीमीटर बनाना है लो ले, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला मेटल, ठीक है। समझ गए क्यों, बिकॉज इट प्रिवेंट एक्स्ट्रा लॉस ऑफ हीट, हीट इट प्रिवेंट एक्स्ट्रा लॉस ऑफ हीट। ऐसे रीजनिंग दे दो, ये तो यार दे ही सकते हो, नॉट अ बिग डील। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर के मेथड का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द गिवन टू इट, नेम द लॉ ऑन विच द प्रिंसिपल इज बेस्ड। देखो कितने बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बहुत अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन पढ़ लो। क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, मेथड ऑफ मिक्सचर जो हम लोग करते हैं हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वाला मिक्स, तो क्या होता है, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, वही फॉर्मूला जो हमारा चल रहा था, यही प्रिंसिपल पे होता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, क्या कि बाहर कुछ भी हीट लॉस ना हो, अगर बाहर का कुछ इन्वॉल्वमेंट ना हो एक्सटर्नल, तो क्या होगा, क्या होगा, हीट लॉस जो हीट लॉस होगी वो गर्म पानी से और जो ठंडे पानी में हीट गेन किया, तो वो दोनों बराबर होंगे। यहाँ से 10 जूल, इधर 10 जूल, मतलब बाहर सराउंडिंग का कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड नो हीट लॉस टू सराउंडिंग, मतलब कंडीशन आगे लिख दी गई है, ये कंडीशन लिखी हुई है, वो कंडीशन लिख देना बाद में, मेन तो यही है। क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल मिक्सचर हीट लॉस बाई ए हॉट बॉडी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू या इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी इन ब्रैकेट प्रोवाइडेड नो हीट लॉस बाई सराउंडिंग का हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी को कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, इसी बोलते हैं कैलोरीमेट्री। और ये क्या है, लॉ क्या है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट इधर उधर नहीं जा रही है, कंजर्व हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह में जा रही है। तो नेम द लॉ, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू कैलोरीमेट्री, इसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है ना। ये तीनों बहुत अच्छे से कर लेना भाई, कई बार आया हुआ है। कह रहे हैं कि एक की स्पेसिफिक, ये सब आते हैं एग्जाम में, कॉन्सेप्शुअल है, एक की हीट कैपेसिटी इतनी और एक की इतनी, पहले यूनिट कर लो, जूल पर ग्राम पर केल्विन जूल, हाँ ठीक है, एक की ज़्यादा एक की कम है, ठीक है ना, ए की ज़्यादा है बी की कम है, ठीक है, ओके चलो। विच ऑफ द टू इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, भाई जिसकी कम वो गुड कंडक्टर, कम का मतलब क्या होता है मालूम है, स्पेसिफिक कैसे कम मतलब जल्दी गर्म हो रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या होता है, लिख लो कहीं पर, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पेस, क्योंकि इसी पर तो इतनी सारी रीजनिंग उल्टा मत कर देना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने का मतलब वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कम होने, वाटर बहुत की ज़्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, मतलब वाटर ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा, गर्म होने में टाइम लगेगा, ठंडा होने में टाइम लगेगा। लेकिन जिसके कम होने का रीज़न क्या है, स्पेसिफिक कम होती है, कम होने का मतलब जल्दी गर्म होना, हाँ जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा होना, जल्दी गर्म या फिर जल्दी ठंडा होना, ये प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसमें बहुत सारी रीजनिंग छुपी होती है। अब वाटर की ज़्यादा होती है,
वाटर ज़्यादा होती है तो वाटर देर तक गर्म रहता है, देर तक ठंडा रहता है। और जिसकी कम होती है तो कैलोरीमीटर हमें कौन वाला लेना है, कम वाला, कि जल्दी से कैलोरीमीटर गर्म हो जाए। ठीक है, याद रखना कैलोरीमीटर हमेशा कम वाला लेना है। तो यही सारी चीज़ें। रेडिएटर में कूलेंट डालते हैं हम लोग, क्यों यूज़फुल है, ए की बी, हमें लेना पड़ेगा ए वाला। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो पूछ रहा है कि विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर मतलब जल्दी कौन गर्म हो रहा है, जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है, बी जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। हाउ डज वन लेड टू द अबव कंक्लूजन, लीड टू द अबव कंक्लूजन, क्या मिल रहा है कंक्लूजन, यही कंक्लूजन मिल रहा है कि इसको 1 ग्राम मास को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी पड़ रही है, और बी को 1 ग्राम मास के 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0.4 जूल, यही कंक्लूजन हो गया। इफ ए सब्सटेंस ए बी आर लिक्विड, अगर ए विद इन विच वुड बी द मोर यूजफुल वाटर रेडियो। कार रेडिएटर के लिए हमेशा ऐसा चाहिए कि देर तक का ठंडा रहे, देर तक ठंडा मतलब जिसकी हीट कैपेसिटी स्पेस हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो। घुमा फिरा क्या आ रहा है भाई, ये सब एग्जाम में आते हैं। नेम द लिक्विड ऑफ द हाईएस्ट स्पेस वाटर हो गया। नेम 2 फैक्टर विच हीट ऑब्जॉर्ब गिवन आउट बाई, सेम बता चुके हैं बार बार, मास, टेम्परेचर, मटेरियल, ठीक है ना। कह रहे कि दोनों को सेम हमने इक्वल हीट दिया, इक्वल हीट मैं पहले बता चुका हूँ। ए जल्दी टेम्परेचर बढ़ रहा है ए का, बी का देर में बढ़ रहा है, इसका मतलब ए की स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है, इसलिए टेम्परेचर जल्दी बढ़ रहा है। ए की देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब टेम्परेचर जल्दी बढ़ना मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। ये लिख लो भाई कहीं पर भी, ठीक है, वो तुम्हारा याद हो रहा है, सब कुछ याद हो रहा है तुम्हें। अब वाटर क्यों यूज, वाटर बॉटल फॉर फर्मेंटेशन के लिए क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी हाई होती है। और कूलेंट के लिए भी क्यों यूज़ हो रहा है, वही रीज़न, दोनों रीज़न वही, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी होने की वजह से वाटर कैन रिमेन हॉटर फॉर लॉन्ग टाइम और कोल्डर फॉर लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाई वी यूज़ फॉर वाटर बॉटल फर्मेंटेशन एंड कूलेंट इन द रेडिएटर। ये सब लिख देना। ये देखो ये वाला मैंने कराया था, वाटर फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट स्ट्राइक द बॉटम। हमें फाइनल टेम्परेचर चाहिए इसमें, तो ये वाला हमने क्या बताया था इसका फंडा कि MC डेल्टा T कभी भी है ना, दो एनर्जी से इंटरकनेक्शन आए तो हाइट दी गई, हाइट में कौन सी लगेगी, MC डेल्टा T इज इक्वल टू mgh लगेगा, है ना। वही जो पोटेंशियल एनर्जी हीट में बदल रहा है, mm काट दो। अब क्या कह रहा है कि डेल्टा T पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, पहले डेल्टा T तो निकाल ही लो, बाद में फाइनल टेम्परेचर देख लेंगे। इट स्ट्राइक द बॉटम, ग्रेविटी इतनी, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इतनी, यानी 4200 इंटू डेल्टा T हमें नहीं मालूम है कितना चेंजेस हुआ टेम्परेचर में, और ग्राम 10 दिया गया है, और ग्राम ग्रेविटी दिया हुआ 10 और हाइट दी गई 50 मीटर। मीटर ऐसा ही यूनिट, हाँ सर ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सबको उधर लिया ज़रा, ये हो गया 500 अपॉन 4200, कुल मिला के डेल्टा T आ जाएगा 00 काट और फिर पॉइंट में 0.12 सेल्सियस। क्या रहे, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन स्ट्राइक द, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर मतलब वो डेल्टा T पूछ रहा है, थोड़ा सा इसमें राइटिंग में मिस्टेक है। कैलकुलेट द राइज, ऐसा होगा राइज टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, ऐसे वर्डिंग होनी चाहिए, राइज बाई टेम्परेचर या राइज टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, राइज वर्ड होना चाहिए। तो डेल्टा T पूछ रहा था तुम्हारा 0.12 सेल्सियस या केल्विन, केल्विन भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेल्टा T है ना। तो वापस वही स्पेल के साइज यूनिट बताओ, सेम बार बार आ रहा है, वही सेम बार बार आ रहा है, कूलिंग के लिए ये सब आ रहा है। टू डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी, ये पहले बता चुका हूँ पहले ही। गिव द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द हीट और स्पेसिफिक, वही वाला C इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल c, है ना, हमारा फॉर्मूला था ना, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। तो अब इसको वर्डिंग में ऐसे लिखोगे, द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट होता है। लिख दें इसमें वर्डिंग में, कैलकुलेशन भी दिखाती है, इस तरह कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स के हैं। अब इसमें कुछ भी वो नहीं दिया हुआ है तुम्हें, कह रहा है एक बॉडी है M1, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, उसका टेम्परेचर T1 है, मिस कर दिया दूसरी बॉडी M2, ये वो सेम लिख देना, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इक्वल टू M1 C1
T1 माइनस टी एफ इज इक्वल टू M1 M2 C2 TF टी एफ माइनस T2। निकालना क्या है तुम्हें? वेसल भी है क्या? डिड्यूस एंड एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर T2 T3 निकालना है। एक और ये है क्या? T3 मतलब वही टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर है ना। T3 मतलब TF। यहाँ पे T3 मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है टेम्परेचर मतलब किसका? मिक्सचर का। तो मिक्सचर मतलब वो TF जो हम लोग लिख रहे थे ना, वहीं वहीं पर T3 लिख देना है। यहाँ जहाँ TF लिख रहे हैं वहीं T3 लिख देना है। हमें T3 चाहिए, सबको उधर भेज दो। T3 मतलब TF एक तरफ रख दो, बाकी सबको बस ये मतलब नंबर नहीं डालने हैं तुम्हें, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालनी है। तो T3 मतलब TF, ठीक है ना। इसमें TF या T3 डालना बस। ये बहुत बार हो चुका है, हटाओ। ये बार बार बता चुके हैं। बॉडी का मास किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है। फिर भी अगर टेम्परेचर बी का सेम आ रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी इसकी कम है। ये कई बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। तो वही सब लिख देना यार तुम हमने बनाकर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करा दें चाहिए तो करा चुके हैं, कर लेना। कह रहे कैलोरीमीटर मास 50 ग्राम स्पेसिफिक। चलो कर, ये वाला कर लो। ये फाइनल एक न्यूमेरिकल लगा रहे थे क्योंकि तो बर्तन भी आ गया है, क्योंकि इसमें बर्तन भी आ गया है। कैलोरीमीटर मतलब वही वेसल हुआ। कैलोरीमीटर मतलब वेसल हुआ। ये वाला कराया नहीं था? कराया था हमने लग रहा है ये वाला। कराया ना आपने? ये वाला कराया ना हमने कल? हाँ, वेसल वाला वेसल ऐड हो जाएगा। हाँ कराया नहीं, सेम कराया है। सेम नहीं कराया, बट कराया ऐसा कराया है ना। देखो, एक कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम स्पेसिफिक कैपेसिटी दिस कंटेन सम मास ऑफ वाटर दिस, ठीक है ना। बर्तन में जो पानी रखा है 20 डिग्री सेल्सियस वाला है। ओके ओके। ए मेटल पीस ऑफ मास 20 ग्राम एट 100 से ये हॉट बॉडी आ गई, इज ड्रॉप इनटू द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर पहले से कौन सा है? कोल्ड, ठंडा पानी। तो ऐसे बनेगा। हॉट बॉडी मतलब मेटल है। हॉट बॉडी क्या है? मेटल। यहाँ लिख देना हीट लॉस करके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ लिखना मेटल इज इक्वल टू बर्तन में कोल्ड बॉडी, तो बर्तन भी कोल्ड बॉडी तरफ ऐड होगा। तो यहाँ लिखना कोल्ड बॉडी मतलब हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी प्लस कैलोरीमीटर या वेसल जो भी है, ठीक है ना। अब हॉट बॉडी के लिए क्या दोगे? M1 C1। तो ये मेटल वाला देना है यहाँ पर। यहाँ पे T1 माइनस TF इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी में यहाँ पे देना है वाटर का। यहाँ कोल्ड बॉडी यहाँ लिख दो वाटर, ये लिखना भूल गए थे हम, सॉरी। वाटर, तो वाटर देख लो, वाटर 20 डिग्री पर है। वाटर का सम मास ऑफ सम मास यानी वाटर का मास ही ढूंढना है हमें। M2 हमें ढूंढना है। C2 TF माइनस T2 प्लस, अब बर्तन का देख लो, कैलोरीमीटर मास 50 ग्राम, ये MC डेल्टा T लग रहा है इसमें भी। M3 C3 सेम अगेन TF माइनस T2। तुम्हें क्या पूछा गया? तुम्हें M2 पूछा गया है, M2 का मास, हाँ M2 ये पूछा गया है। बाकी ये चेक कर लो, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है। स्पेसिफिक कैपेसिटी भी किसमें है? ग्राम में है। यहाँ पर भी ग्राम में। तो सारी इंफॉर्मेशन डाल के M2 निकाल लेना। बहुत बार किया है यार, बहुत बार किया है। वापस कूलेंट वाला आ गया, खत्म हो गया ना। फिर ये वाला देखो, ये वाले करा चुके हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ गए फेस डिफरेंस वाले में। द फॉलोइंग इज द हीटिंग कर्व ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर दिया है एंड टाइम, मतलब टाइम दिया हुआ है, नॉट टेम्परेचर। टाइम दिया, ये टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यहाँ होता है। ये टाइम या हीट? टाइम या हीट। अब क्या कर रहे हैं? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पर हो रहा है? सॉलिड। देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, फिर देखो लिक्विड हो गया, यानी यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यानी यहाँ मेल्ट हो रहा होगा। 100 डिग्री मेल्ट हो रहा है। 100 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 200 ग्राम ऑफ आइस M 200 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस डैश हीट टू मेल्ट। ये दिया हुआ है तुम्हें, मतलब ये तुम्हें मेल्टिंग वाला बताना है ना, मेल्ट हो रहा है। कह रहा है मेल्ट होने के लिए कितनी हीट लग रही है, यही पूछ रहा है। तो मेल्ट होने कितनी हीट लग रही है? Q इज इक्वल टू ml। M डालना 200 ग्राम और L तुम्हारा हो रहा है, ये नीचे दिया हुआ है किलोग्राम में दिया भाई। किसमें दिया हुआ है? किलोग्राम में। तो अब की बार मास को डिवाइड बाई 1000 करके किलोग्राम में बदल लेना है।
समझिए ना, इंटू ऐसे 0.2 मत करो ना, अब 200 डिवाइड में 1000 करो ना, क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि इंटू एल में एल आ रहा है ना जीरो काटने के लिए भाई, तो ऐसे गड़बड़बाजी मत करो, ठीक है, ठीक है। टाइम बर्बादी। तो ये 0 0 काटो ना, क्या ही जा रहा है आपका, समझ गए। तो एम एल निकालना था क्योंकि 0 डिग्री था ना, कह रहा है हीट टू मेल्ट, ओनली मेल्ट बोल रहे हैं, तो हीट कितनी चाहिए, ठीक है ना, एम इंटू एल करना था। तो ये लेटेंट हीट कह रहा है कि विदाउट चेंज ऑफ द टेम्परेचर हमें हीट चाहिए लेकिन टेम्परेचर में बदलाव नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो भी हीट जा रही, कहाँ जा रही है भाई हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट है वो, फेस चेंज करने में हीट जा रही हो। तो लेक्चर अभी तक के बड़ा मज़ेदार हम लोग को गया है, अगर ये लेक्चर से ही पूरी फिजिक्स हमारी तैयार हुई जा रही है। लास्ट में क्वेश्चन पेपर मार लेना 10-12, काम बन जाएगा तुम्हारा। मैंने सॉलिड चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में। लिक्विड में बदल रहा है, और टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, मतलब वो फेस चेंज है। फेस चेंज है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है मालूम है, मूव होते हैं काइनेटिक जो टेम्परेचर बदलता है, ये याद रखो, काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, फेस बदल रहा है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हो रहा है, ये वाला आएगा पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक नहीं आएगा। पोटेंशियल डिक्रीज थोड़ी डिक्रीज होगा तो मतलब क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो बढ़ जाती है तब फेस चेंज होता है। जो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ हाँ, जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो थोड़ा अलग से क्वेश्चन था, कह रहा है कि विच हैज़ मोर हीट एनर्जी एट दिस, मतलब 0 डिग्री और 1 ग्राम आइस और 1 ग्राम वाटर, मतलब 0 डिग्री पे ही हमें देखना है, मतलब 0 डिग्री है। हाँ। अब कह रहे हैं कि किसको हीट ज़्यादा चाहिए, आइस को ज़्यादा चाहिए या वाटर को, आइस को ज़्यादा चाहिए। आइस को तब चाहिए। क्यों, क्यों? ये करने क्या है, लेकिन वो ये कह रहा है कि विच वन हैज़ मोर, Which one has? किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, हीट एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, वाटर के पास कि आइस के पास। वाटर के पास ज़्यादा है, वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है ना, उसका हीट एनर्जी ज़्यादा है, और उसको मेल्ट होने के लिए हीट एनर्जी चाहिए। तो वाटर पे तुम्हें क्या चाहिए, वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा है, ठीक है। ये भी आते नहीं है ये, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दी होती है, लेटेंट हीट आइस का कितना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। कैलोरी में बदलोगे या इसमें बदलोगे तो ये है, ये दोनों कैलोरी में, ये जूल, ये आते नहीं है क्योंकि ये दिया रहती है इन्फॉर्मेशन, ये तो सीधा कर लेना, P इक्वल टू m/L से, ठीक है ना, m/L वाले से कर लेना ये। फिर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो फेस चेंजेस क्या, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा ये, इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का टेम्परेचर है स्टार्ट फॉलिंग व्हेन द आइस इन ए फ्रोजन लेक स्टार्ट मेल्टिंग, है ना। मतलब जैसे कि अगर एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस में जाओगे, अगर कोई लेक में बर्फ़ जमी हुई है, लेक तालाब में बर्फ़ जमी हुई है, तो जैसे बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगी तो हमारा चारों तरफ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटेगा, ठंडी ही बढ़ने लगेगी। हाँ वही तो कर रहे हैं। क्यों मालूम है, क्योंकि वो जो आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस मेल्ट जो हो रही है, मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, तो आइस क्या करेगी, सराउंडिंग की हीट लेकर अपने आप को मेल्ट करेगी, तो सराउंडिंग से हीट लेके सराउंडिंग टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाएगा। भाई यही लिख देना, फॉर्मूला तो मार ही दिया करो कुछ ना कुछ। फिर क्या, हाउ इज द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव, ये यार फॉर्मूला बता चुके कई बार, ठीक है ना, ये वाला, इसका फॉर्मूला मारो, इसका लिखो, बाद में दोनों को रिलेट करो, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये हो गया हीट कैपेसिटी का। बाद में डायरेक्ट ये लिख दो, बस दोनों के फॉर्मूले लिखो, बाद में सी का जो नहीं, एक जो बताया था मैंने, हाँ जी। कैपिटल सी इक्वल मास इनटू हाँ, छोटा तो सी, है ना, ये कर देना। ये वाला बहुत ज़रूरी है, ये फ्रोजन सराउंडिंग वाला, ये ध्यान रखना। अब ये कह रहे वन फिल आइसक्रीम
ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन वाटर 0 डिग्री। ऐसा क्यों होता है कि आइसक्रीम 0 डिग्री पे ज़्यादा ठंडी लगती है, अगर वाटर 0 डिग्री उतना ठंडा नहीं लगता है। उतना वाटर ठंडा नहीं लगेगा। उसकी वजह क्या, टेक्निकल रीज़न है। देखो, आइस एट 0 डिग्री टेक्स दिस मच एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वाटर। कितनी एनर्जी लेगा वो, 336 जूल। उसे ज़्यादा चाहिए होती है आइस को वाटर में कन्वर्ट होने में। सो आइस कूल्स द ड्रिंक एज वी नो, ठीक है ना। तो ये है कि एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी। देखो बच्चों, 5 pieces of added white pieces of ice added to the कोल्ड ड्रिंक। तो वही बता दिया मैंने, ये वाला कि इसको है ना 0 डिग्री, क्योंकि आइस को है ना एनर्जी ज़्यादा रहती है। वो रीज़न यही वाला है ऊपर भी कि कोल्ड क्यों लगता है, क्योंकि आइस के 0 डिग्री में एनर्जी ज़्यादा रहती है कंपेरेटिवली वाटर 0 डिग्री पे, इसीलिए आइस के टुकड़े डाले जाते हैं, ठीक है। फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मेटल X by 3 एंड 1 ग्राम मेटल Y by 4। कह रहे हैं कि X को तो 3 डिग्री बढ़ रहा है, लेकिन Y को 4 डिग्री बढ़ाया दे रहा है। वही बताया था मैंने, टेम्परेचर किसका ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका ज़्यादा बढ़ रहा है, Y का। इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है। खत्म हो गई बात। देखो, मेटल X हैज़ हायर स्पेसिफिक कैपेसिटी, Y की बस कम है, क्योंकि Y का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ का एक ओवरऑल ध्यान रखना। Why are burns caused by steam more severe than those kept boiling water at the same temperature? कह रहे कि स्टीम से ज़्यादा जलता है इंसान कंपेरेटिवली वाटर से। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो स्टीम के पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे आइस में एनर्जी ज़्यादा है, वैसे स्टीम में एनर्जी ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू लोअर टेम्परेचर दिस वाटर टू वाटर एट 0 डिग्री। ये तो यार बता ही चुके हैं। Calculate the mass of ice required to lower the temperature of 300 gram of water at 40 degree to water at 0 degree। तो इसमें सिर्फ यही लगेगा mc डेल्टा टी, कि वाटर से वाटर ही में हम लोग, वाटर से वाटर ही में ना, तो mc डेल्टा ml नहीं लगेगा, ठीक है। m निकालना है तुम्हें, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। Calculate the mass of ice required to lower the temperature of 300 gram of water at 40 to water at 0 डिग्री। तो हीट तो देना चाहिए ना दोनों। आइस, एक मिनट भाई, टू वाटर नहीं, ये आइस होना चाहिए सर। ml से mct का दिया गया है, ये होना चाहिए तुम्हारा आइस। कह रहा है वाटर 40 से हम आइस 0 डिग्री बना रहे हैं एक्चुअली में। ml से mct दिया गया है। एक मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा ठीक से हम पढ़ के अभी आपको समझा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रुको एक मिनट। तो हम ये कह रहे थे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है मालूम है, ये कह रहा है कि वाटर है, ठीक है ना, वाटर को हमें 0 डिग्री ले जाना है। वाटर कहाँ से कहाँ ले जाना है, 0 डिग्री, 40 से 0 ले जाना है। ये दो बॉडी का मिक्स प्लस फेस चेंज भी है। वाटर कहाँ से कहाँ ले जाना है, 40 से 0 में ले जाना है, ठीक है ना। ओके, तो हॉट, और हम क्या डालना है हमें, उसमें आइस डालना है हमें। आइस डाल के वाटर को 0 डिग्री में ले जाना है। आइस डाल के वाटर कहाँ ले जाना है, सही बात है, कर सकते हैं हम लोग, करते हैं ऐसा। तेरी हॉट बॉडी इज इक्वल टू, ये वही वाला है, हॉट बॉडी इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी, बता रहे हैं कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी में वाटर है, कोल्ड बॉडी में दरअसल वाटर भी है और आइस भी है, क्योंकि जब आइस जब घुलेगी तो वो क्या बनेगी, वाटर बनेगी। दोनों लोग हैं कोल्ड बॉडी में, एक तो आइस भी है प्लस वाटर भी है, दो लोग हैं, ये ध्यान में रखना। कभी जब बर्फ़ पिघलती है ना, दो लोग बर्फ़ जब पिघलेगी दो लोग लेंगे, तो कोल्ड बॉडी आइस लेंगे और वो जो वही बॉडी क्या बन जाएगी, वाटर भी तो बनेगी, समझ गए ना। तो हो क्या रहा है, हमें यहाँ पर हीट चाहिए, मतलब पानी को हीट, क्या हीट लॉस हो रही है। पानी जो वाटर है 40 सेल्सियस में वो 0 डिग्री हो रहा है, तो उसे हीट कौन दे रहा है, उसे कौन दे रहा है, एक तो आइस की लेटेड हीट दे रही है, वही आइस के जो वाटर बनेगा उसकी जो हीट है उसकी भी हीट देगी। मतलब कभी भी आइस मिलाएंगे ना तो दो लोग रखना, एक आइस वाला भी रखना, एक वाटर के भी रखना, ध्यान रखना, एमसी डेल्टा टी, ये चीज़ ध्यान रखना।
तो हॉट बॉडी में M1 M1 C1 T1 माइनस TF। कोल्ड बॉडी में एक तो ml हुआ क्योंकि आइस पिघली, प्लस अब वो आइस का भी कुछ टेम्परेचर बढ़ा होगा, मतलब MC डेल्टा T। अब यहाँ पे देखो आइस का जो टेम्परेचर बढ़ा है वो यहाँ बढ़ा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वाटर एट क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। आइस का टेम्परेचर यहाँ क्योंकि 0 डिग्री हो रहा है ना, तो 0 डिग्री पे मेल्ट हो सकती है। फेस चेंज हो रहा है सिर्फ, हाँ जी। क्योंकि आइस क्या बन रही है, 0 डिग्री बन रही है। वो तो वाटर का हुआ है ना 40 से, जीरो से जीरो में, हाँ तो सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। सिर्फ फेस ही चेंज हुआ है, क्योंकि वो जो आइस पिघली है वो भी कितने में जा रही है, 0 पे। 0 डिग्री में ही जा रही है, 0 डिग्री से 0 डिग्री पे में ही जा रही है। चलो चलो मैं यहाँ MC डेल्टा कर भी दोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा अपने आप, देखना कैसे। TF माइनस T2 ये लिखते हैं ना हम लोग। अभी देखना यहाँ पे अपने आप होगा 0, ये खत्म ही हो जाएगा। अब देखो वाटर का मास कितना है, 300 ग्राम। यहाँ चेक कर लो सब, ग्राम में 300 ग्राम। वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, 4.2 है। T1 वाटर का टेम्परेचर कितना है, 40 है। और बनाना कितना है, 0 तक बनाना है। फाइनल टेम्परेचर 0 दिया है ना, हाँ जी। फाइनल टेम्परेचर 0 दिया है। इज इक्वल टू आइस का मास कितना है, वही निकालना है हमें, वही निकालना है। लेटेंट हीट कितनी है, 336। ठीक है, अब देखना यहाँ पर देखना M डाला तुमने, C 4.2 डाल दिया आपने, देखना यहाँ पर होगा ए। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर फाइनल कितना है, 0 है। और नया टेम्परेचर कितना है, नया टेम्परेचर पे 0 ही है, T2। आप समझेंगे, समझे, क्योंकि तुम्हारी जो पहले आइस थी, जो कोल्ड बॉडी की आइस थी, 40 था, फिर वो 0 हो गया ना, वो 0 डिग्री थी, तो फिर वो 0 हो गया ना, ठीक है ना। आइस जो थी वो कितनी थी, 0 डिग्री, अच्छा। ठीक है ना। नहीं दिया मतलब 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पे क्या लेना है, कोल्ड बॉडी की तरफ का वो लेना है, तो ऑटोमेटिक ये 0 पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हटा दो, वो यहाँ पर ही आ जाओ। 300 इंटू 4.2 इंटू 40 अपॉन 336 इज इक्वल टू M। ये कैलकुलेट कर लेना, समझेंगे, समझे कॉन्सेप्ट समझे जरा। ये वाला MC डेल्टा यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, रीज़न क्या था, इसमें ये बोल रहे थे हमने आइस डाली और हमें टेम्परेचर कहाँ ले जाना है, 0 पे ले जाना है। अगर ले जाना होता 15 पे 20 पे, तब यहाँ पे MC डेल्टा एक और लिखते थे। एक और अगर होता कि वाटर हमें 15 टेम्परेचर पे ले जाना है, 0 से 15, तो एक और MC डेल्टा फेस नहीं होता। एक फेस पिघला, फिर टेम्परेचर बढ़ा, तो फिर यहाँ पर फेस पिघलना है, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं, 0 पे ही रखना है। टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है, 0 पे ही रखना है। अगर होता यहाँ पे 15 में रखना है, हमें क्या रखना होता, फिर यहाँ पे एक MC डेल्टा लेते, यहाँ पे MC डेल्टा लेते, यहाँ पे T फाइनल तुम्हारा जो भी रहता 15 यहाँ पे देना पड़ता है फिर, ठीक है ना। और एक और टेम्परेचर आइस का दिया है तो दिया, नहीं दिया तो 0 लेना आइस का, समझिए, इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं थी। बस ml ही तुम्हारा है, जो तुम्हारी आइस से जो हीट निकल रही है वो वाटर टेम्परेचर बढ़ाए दे रही है, ठीक है ना, 0 करे दे रही है, 40 से मतलब ठंडा करे दे रही है, इधर पानी को ठंडा करे दे रही है, समझिए ना। तो ये वाला बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर है ना 115 में बॉईल हो रहा था, वाटर 100 में वेपर बन जाना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या देखा ऋषि ने, 115 में भी, इसका मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई थी। होता है क्या मालूम है, कि कॉन्सेप्ट लिख लो, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट नोट्स में, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। ये रिलेशन दे देना, ये रिलेशन काम देखो तुम लोग, समझ गया। इम्प्योरिटी ज़्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी, ये याद समझिए। अगर कोई वाटर में इम्प्योरिटी तुमने मिला दी, कुछ छोटा डस्ट है, तो पानी इतनी जल्दी वेपर नहीं बने, या कोई चीज़ मेल्ट करना है हमें
किसी चीज़ को तो जल्दी मेल्ट भी नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना। जी सर।